लिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिअुन अलीम। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम यौम युहमा अलैहा फ़ी नारि जहन्नम फ़तुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फ़ुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम हस्सिनू अम्वालकुम बिज़्ज़का वदाऊ मरज़ाकुम बिस्सदक़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम उलमाए किराम, आज की मजलिस ज़कात के मसाइल के हवाले से है और आप लोगों को पता ही है कि मसाइल की जो मजलिस होती है वो पूरे तौर पर समझने की मजलिस होती है और समझने वाली मजलिस में कोई शानदार तकरीर और बयान नहीं होता है। उसमें काम की बातें जो आपकी रोज़मर्रा की है उसको समझाने के अंदाज़ में बयान की जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान अंदाज में ज़कात के बुनियादी और ज़रूरी मसाइल आपको समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इसके लिए आपकी मुकम्मल तवज्जो दरकार होगी। मसाइल में आम तौर से अगर तवज्जो नहीं रखी जाती तो फिर मसला गलत समझ में आता है और मसला गलत समझ में आता है तो अमल भी गलत हो जाता है और अमल गलत हो तो फिर मकबूल कैसे हो सकता है, क्योंकि किसी भी अमल के मकबूल होने के लिए, कोई भी अमल उसके मकबूल होने के लिए पहली शर्त ये होती है कि मसले के एतबार से वो अमल सही हो। नमाज आपने कितने ही ध्यान के साथ पढ़ी है लेकिन 4 के बजाय 5 रकात पढ़ दी है तो फिर वो कबूलियत के लिए आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो इसलिए तवज्जो के साथ तमाम मसाइल को सुनने की दरख्वास्त है। आपके मन में जो भी सवाल पैदा हो तख़ीर में इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा कि ज़कात के हवाले से जो भी आप सवाल करना चाहें तो इंशाअल्लाह आपके जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ज़कात की अहमियत इस्लाम में बहुत है, बहुत हद तक है। फ़ज़ाइल अमाल की तालीम में हम लोग देखते हैं कि सदक़ात की जो दूसरी जिल्द है सदक़ात की, बेशतर हिस्सा इसमें कई सारी आयतें, कई सारी हदीसें और इन हदीसों की तशरीहात हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने ज़कात की अहमियत और ज़कात के फ़वाइद और बरकतों के बारे में ज़िक्र फरमाई है। ज़कात ना देने की वाइदें भी बयान फरमाई है। तो तालीम के हलकों में बैठकर ज़कात के मुताल्लिक़ जो अहमियत का लेवल है वो तो एक हद तक अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों को हासिल है। ज़कात के कुछ फ़वाइद के बारे में मैं मुख्तसर बात करके सीधा मसाइल पर आ जाता हूँ। ज़कात का जो फ़ायदा और जो बरकत ज़कात देने वाले को हासिल होती है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इस हद तक हासिल होती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सही तौर पर सही नीयत के साथ ज़कात अदा की जाए तो उसकी बरकतें बेशुमार है। दुनियावी एतबार से देखो तो माल महफूज हो जाता है, बरकतें हासिल हो जाती है, खौफ और घबराहट
जो इस वक्त की मुसलमानों की सबसे बड़ी बीमारी है, खौफ और घबराहट। तरह तरह के खौफ का शिकार हम लोग हो रहे हैं या हमें किया जा रहा है। मंदी आ रही है, मंदी आने वाली है, मार्केट पूरा स्टक हो गया है और पता नहीं क्या होगा, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं। तो आमदनी का एक खौफ जो हम लोगों पर मुसल्लत हो रहा है, और इसी तरीके से हिफाजत की न होने का एक खौफ हमारे ऊपर मुसल्लत हो रहा है। इन सब खौफों से हिफाजत ज़कात के सही निज़ाम में है। जो बंदा सही तरीके पर हिसाब करके सही नीयत के साथ ज़कात के सिस्टम को समझकर ज़कात अदा करेगा, पूरा देश और पूरी दुनिया ये तंगी का शिकार होगी, मंदी से परेशान होगी, लेकिन इस पर इसका असर नहीं होगा। तो बड़ी बरकतें हैं, लेकिन इसकी बरकतें हमें नज़र न आने की वजह कि हमने ज़कात का जो इस्लामी निज़ाम है वो समझा ही नहीं। बस जिसको जो समझ में आता है अपने एतबार से ज़कात निकाल रहा है, अदा नहीं कर रहा, निकाल रहा है। निकालना अलग है, अदा करना अलग है। अदा करने के लिए कुछ कानून बनाए गए, निकालना तो इसमें से निकाल के दे दिया। तो निकाल रहे हैं, उनको भी बरकत इसलिए महसूस नहीं हो रही है कि वो निकाल रहे हैं, अदा नहीं कर रहे हैं। तो ज़कात की अदायगी के ताल्लुक़ से भी मैं कुछ चीज़ें इंशाअल्लाह आपके सामने कवर करूँगा। ज़कात का निज़ाम तो वैसे इज्तिमाई होना चाहिए। आखिर में मैं मौका हुआ तो इस पर थोड़ी सी तफसील बयान करूँगा कि ज़कात का असल निज़ाम जो इस्लाम ने हमें दिया है वो इज्तिमाई ही है, लेकिन हम लोग इनफरादी तौर पर जो ज़कात अदा कर रहे हैं तो उसके खातिर खा फ़ायदे नहीं हो रहे हैं। आखिर में मौका हुआ तो तफसील करूँगा। आप लोग हसास बसास रहेंगे, ऐसा लगा कि नहीं भाई सब थके हुए हैं तो ज़रूरी मसाइल बयान कर लेंगे। सबसे पहला मसला ये होता है कि ज़कात किस पर फ़र्ज़ होती है और किस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। सबसे बुनियादी बात यह है, देखिए जैसे नमाज फ़र्ज़ है ना, वैसा ही फ़रीज़ा ज़कात का है। फ़र्क इतना है कि नमाज अमीर गरीब सब पर फ़र्ज़ है और ज़कात जो है शरई एतबार से जो मालदार है उस पर फ़र्ज़ है। बाकी उसकी फ़र्ज़ियत में ज़रा बराबर भी कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जहाँ जहाँ नमाज को कायम करने का हुक्म दिया है तो अक्सर जगह पर साथ में ज़कात की अदायगी का भी हुक्म दिया है। उलमा ने बतलाया है कि तकरीबन 38 जगह ऐसी है जहाँ ज़कात का हुक्म ज़कात के लफ्ज़ के साथ है और 17 या 18 जगह ऐसी है कुरान में जहाँ ज़कात का हुक्म सदक़े के लफ्ज़ के साथ है। तो ज़कात भी एक फ़र्ज़ है, लेकिन किस पर फ़र्ज़ है किस पर नहीं है वो समझने के लिए मैं आपको दो निसाब समझाता हूँ। निसाब यानी कैलकुलेशन का मेथड, गणतरी एक पद्धति। गणतरी की दो पद्धति है। पहली पद्धति में क्या क्या चीज़ें गिनने में लेने की है और दूसरी पद्धति में क्या क्या लेने की, वो ख़ास समझ लेना। इतना आप समझ गए तो ज़कात के चैप्टर में से 15% आप समझ गए। कितना? 15%। कहते हैं ना परीक्षा में 15 मार्क नो सवाल छा रहे हो, 15 मार्क नो प्रश्न। तो ये पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूँ 15 मार्क्स का। ये समझ गए तो काफ़ी हद तक आप ज़कात समझ जाएंगे। गणतरी नहीं पहली पद्धति, जेमा गणतरी में कई वस्तु लेवी, 4 जातनी वस्तु ज गणतरी में लेवानी। पहले नंबर पर सोना, दूसरे नंबर पर चांदी, तीसरे नंबर पर करेंसी, चौथे नंबर करेंसी यानी
रोकड़, चाहे किसी भी देश का हो। और चौथे नंबर पर व्यापारनो माल। ये 4 चीज़ें गिनने की कि अपने पास ये 4 चीज़ों में से कितना कितना है। क्या? सोना, चांदी, बोलते नहीं आप लोग, करेंसी, और चौथी व्यापारनो माल। ये 4 चीज़ें मिलाकर गिनने का है कि कितना होता है। और गणतरी की दूसरी पद्धति में इन 4 चीज़ों के अलावा दूसरा वो अपना घर का सामान, अपनी मालिकी का सामान जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा का है। जैसे घर में ज़रूरत से ज़्यादा के बर्तन भरे हुए हैं। ज़रूरत से ज़्यादा के बर्तन किसको कहेंगे वो पता है? साल भर में एक मर्तबा भी इस्तेमाल ना होता, वो डागड़ी पर रखे होते हैं नहीं यूँ करके लाइन से, तांबे के न, पित्तर के न, पता नहीं डिनर सेट के बहुत सारे ढिगले के ढिगले पड़े हैं। इनाम में मिलते हैं तो ढिगले हो जाएंगे। तो वो बर्तन जो साल भर में एक मर्तबा भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो सब गिनने के कि ये ज़रूरत से ज़्यादा के हैं। ऐसे कितने हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है लिखो। ज़रूरत से ज़्यादा के आपके कपड़े, ज़रूरत से ज़्यादा कितने कपड़े हो सकते हैं? ज़रूरत के कपड़े 5 जोड़ी रनिंग के, 2 जोड़ी नवे, 7 जोड़ी ज़रूरत के हो सकते हैं। उससे ज़्यादा जितने हैं उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? पुराने हैं तो पुराने की वैल्यू, नवे है तो नवे की वैल्यू, वो लिख लो। ज़रूरत से ज़्यादा का फर्नीचर, एक्स्ट्रा सामान जो इस्तेमाल होता नहीं है। एक पलंग एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है एक कमरे में, इस्तेमाल में आता नहीं है, ऊपर रख दिया है कि वधारानो सामान से। तो ऐसा जितना सामान ऐसा है कि इस्तेमाल नहीं होता, उसको लिख लो। ज़रूरत से ज़्यादा की सवारी, सवारी ज़रूरत की चीज़ है ना। एक 4 व्हील एक 2 व्हील, आदमी की इतनी ज़रूरत है। घर में 2 बंदे हैं तो 2 की अलग अलग गिनो। लेकिन उससे ज़्यादा है कि भाई स्पोर्ट कार अलग है, रनिंग में फिरने की कार अलग है, और ये अलग है, और 2 व्हीलर एक गियर वाला अलग है, बगैर गियर का अलग है। तो ज़रूरत से ज़्यादा के जितनी सवारी है उसकी वैल्यूएशन लिखो। अपने रहने का अपना जो ज़ाती मकान है उससे ज़्यादा जितने अपने मालिकी के मकान हैं वो भी लिखो। अपनी जो दुकान है जिसमें अपने धंधा करते, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा दुकानें हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट के लिए लिए, किराए पर, इन सब को भी लिखो। तो ये इतनी चीज़ें गणतरी में आएगी। किस में? गणतरी का दूसरी पद्धति की बात कर रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हैं ना? समझ रहे हो तो आप बोलते रहना, ताकि मेरे को ऐसा लगे कि भाई मैं कुछ कह रहा हूँ और सामने सब हजरात समझ रहे हैं। तो गणतरी की दूसरी पद्धति में ये सब चीज़ें गिनने की है। और ये सब चीज़ें किसी ने गिनी कि भाई આપણા પાસે કપડાં વધારાના છે 2000 રૂપિયાના થાય છે, વધારાનો બર્તન જે છે 5000 રૂપિયાનું થાય છે, વધારાનો સામાન બીજો ગણ્યો, મોબાઈલ 1-2 एक्स्ट्रा ઘરમાં પડ્યા હતા વગર કોમના, એ બધા ગણ્યા, तो ये सब मिलाकर दूसरा 15,000 का हो जाता है। 15 और 5 और 2 कितना हो गया? 22,000 का सामान अपने पास वधारे का पड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है, तो 22,000 हुआ। ठीक है। तो ये आपने जो गणतरी की दूसरी पद्धति में आपने जो सामान गिना है, वो सामान कितना हो जाएगा तो आप छोटे निसाब के मालिक होंगे। उसके लिए आप समझ लो कि 612 ग्राम चांदी की वैल्यू तक पहुंचना चाहिए। कितना? 612 ग्राम चांदी की आज की कीमत कितनी है? आज चांदी का भाव कितना है? 60 है कि 70 है? 71 है। आज का भाव 71,500 का है चांदी का। तो 71,500 के भाव के हिसाब से 612 ग्राम चांदी कितने की होगी? 43,500 की। इतने की होगी ना? 43,500 ये हो गया आपको याद रखने का आंकड़ा। तो ज़रूरत से ज़्यादा कम सामान गिन रहे थे, बर्तन हो, कपड़े हो, फर्नीचर हो, के एक्स्ट्रा चीज़ें, ये सब मिलाकर आपने गिना
कि 612 ग्राम चांदी की वैल्यू यानी 43,500 के बराबर या उससे ज़्यादा है कि उससे कम है। तो हम जो मिसाल ले रहे थे इसमें कितना 22,000 का माल था, तो ये उससे कम है, उसका मतलब ये आदमी छोटे निसाब का मालिक नहीं है। लेकिन ये ज़्यादा हो जाए 43,500 या उससे ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि आदमी छोटे निसाब का मालिक है। छोटे निसाब का मालिक होने का मतलब उस पर शरीयत की तरफ से 5 हुक्म लागू होते हैं। कितने? माल के हुक्म होते हैं ना भाई, हर चीज़ के हुक्म है, तो इतना माल है तो क्या क्या हुक्म लागू होंगे? 5 हुक्म मुख्तसर। पहले नंबर की चीज़ है कि इस पर सदक़े फ़ितर वाजिब होगा। क्या होगा? जिस आदमी के पास ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें गिनी तो उसकी वैल्यू बनती है 43,500 से ज़्यादा की, 50,000, 51,000, 60,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंच जाती, ऊपर कितना भी चला जाए, तो उस पर कितने हुक्म लागू होंगे? 5। पहले नंबर की चीज़ सदक़े फ़ितर वाजिब होगा। दूसरे नंबर पर कुर्बानी वाजिब होगी। तीसरे नंबर पर हज फ़र्ज़ होगा। लेकिन हज में एक एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ें हैं, वो आप पर्सनली यहाँ उलमाए किराम मौजूद है, उनसे मिलकर मालूम कर लेना, ठीक है। हज के लिए 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन इतना माल हो गया तो हज की लाइन आपकी शुरू हो गई हो, इतना समझ लेना। चौथे नंबर की चीज़ है कि उसके ऐसे करीबी रिश्तेदार जो खुद कमा नहीं सकते और उनके पास अपने खर्चे का माल नहीं है, आपके वालिदैन हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, आपकी खालाएँ है, आपके फूफिया है, वो माजूर है, ख़ुद कमा नहीं सकते और उनके पास अपने ऊपर खर्च करने का माल नहीं है और उनके बेटे वगैरह भी नहीं है कि जो खर्च कर सकें, उनका खर्चा भी इस पर वाजिब है। समझे? ये चौथे नंबर की चीज़ हो गई। और 5वां हुक्म ये है कि ये आदमी ज़कात ले नहीं सकता, ज़कात का मुस्तहिक नहीं हो सकता, ज़कात इसको कोई देगा तो उसकी अदा भी नहीं होगी। ठीक है, फिर से मैं थोड़ा सा समझा दूँ कि जो आदमी छोटे निसाब का मालिक है, छोटे निसाब का मतलब कि गणतरी में क्या चीज़ें लेने की, ज़रूरत से ज़्यादा की चीज़ें घर में जितनी है वो सब मिला लेने की, वो सब मिलाकर 43,500 या उससे प्लस हो जाए तो ये 5 चीज़ें सदक़े फ़ितर, कुर्बानी, हज और रिश्तेदार जो उसके ऐसे जो माजूर है, मजबूर है, इन लोगों का ख़र्चा, और 5वें नंबर पर ज़कात ले नहीं सकता। ठीक है। अब गणतरी की पहली पद्धति जिसमें हमें सिर्फ 4 किस्म की चीज़ें कैलकुलेट करने की है, गणतरी की पहली पद्धति जिसमें ये सब चीज़ें नहीं गिनने की। क्या गिनने का? 4 चीज़ की। पहले नंबर पर सोना, दूसरे नंबर पर चांदी, तीसरे नंबर पर रोकड़ कैश और चौथे नंबर पर व्यापार का माल। जिसके पास इसमें से 2 चीज़ें हैं तो 2 गिने, 3 है तो 3 गिने, 1 है तो 1 गिने। ये गिनने का कि कितना है अपने पास, सोना कितना है उसको लिखो, चांदी कितनी है इसको लिखो, रोकड़ कितनी है इसको लिखो, और व्यापार का माल है तो कितना है वो लिखो। और ये चारों चीज़ें या इसमें से जितनी है वो चीज़ें आपने मिलाई और मिलाकर आपने देखा कि 612 ग्राम चांदी की वैल्यू यानी 43,500 से प्लस हो रही है, तो आप बड़े निसाब के मालिक हैं। क्या है? और अगर इससे कम हो रहा है तो इसका मतलब आप बड़े निसाब के मालिक नहीं हैं। प्लस हो रहा है, बड़े निसाब के मालिक हैं, तो आप पर 6 हुक्म लागू होते हैं। छोटे निसाब का जो मालिक था उस पर 5 चीज़ें फ़र्ज थी, और जो बड़े निसाब का मालिक हो उस पर कितनी? 6 चीज़ें। कौन कौन सी? सदक़े फ़ितर, कुर्बानी, माजूर मजबूर रिश्तेदारों का खर्चा, हज, ज़कात ले नहीं सकता, और छठा ज़कात इस पर फ़र्ज़ है, इसको ज़कात देनी पड़ेगी। समझ में आ गया भाई? इतना 15% आप लोग समझ चुके हैं। कैलकुलेशन का ये मेथड याद रखना
ये आपको हर जगह काम आएगा। आगे मैं आपका पर्सनल ज़कात का हिसाब करना है तो कैसे करने का वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें ये चीज़ आपको काम देगी। दूसरे नंबर की चीज़ है कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, किस पर फ़र्ज़ होती है वो तो समझ में आया ना। ज़कात कब फ़र्ज़ होगी? हाजी साहब कहते 12 महीने पे। ज़कात कब फ़र्ज़ होगी? तो उसके लिए याद रखना, जिस दिन आदमी मालदार बना है, जिस दिन आदमी मालदार बना है उस तारीख को याद रखने का है कि वो इस्लामी तारीख कौन सी थी। यहाँ कोई बताएगा कि मैं मालदार बना था रबीउल अव्वल की 6 तारीख को, या मैं मालदार बना था जुमादल उला की 5 तारीख को, ऐसा कोई बता सकता है? हमको ये चीज़ें इसकी अहमियत और एहसास नहीं है। हालांकि ये चीज़ फ़र्ज़ के दर्जे की है। आप कब मालदार बने थे उसकी तारीख आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही आपका ज़कात कैलकुलेशन का ईयर, ज़कात के हिसाब लगाने का साल आपका वहीं पर शुरू और वहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन आम तौर पर लोगों को याद नहीं है कि अपने कब मालदार बने थे। मालदार का मतलब ये बड़े निसाब के मालिक बने। मालदार का मतलब वो नहीं कि आपके पास बंगले हैं और पैसे हैं, रुपये। लोगों के जहन में मालदार का जो तस्वुर है वो निकाल दो। अभी हम लोगों की बात करने नहीं बैठे, हम किसकी बात कर रहे हैं? अल्लाह के हुक्म की, शरीयत की बात कर रहे हैं। शरीयत की नज़र में जो आदमी बड़े निसाब का मालिक है वो बड़ा मालदार है, छोटे निसाब का मालिक है वो छोटा मालदार है। छोटे मालदार पर 5 चीज़ें फ़र्ज है, बड़े मालदार पर 6 चीज़ें फ़र्ज है। ठीक है? तो आपको अगर तारीख़ याद नहीं है तो आपको अब तारीख़ नक्की करना ज़रूरी है कि मेरे ज़कात का हिसाब लगाने की ये तारीख़ रहेगी। कोई भी एक तारीख़ आप नक्की कर लो, इस्लामी कैलेंडर में से, अंग्रेज़ी कैलेंडर में से नहीं, जनवरी फरवरी में से नहीं, अंग्रेज़ी वाले में से नहीं, हिजरी कैलेंडर में से। क्यों? आप अंग्रेज़ी तारीख गिनेंगे भाई हमारे मार्च टू मार्च हिसाब चाले છે બધો, એટલે हमारा मार्चથી જ सेटिंग થાય છે બધું। तो उसमें आपकी हर साल 10-12 दिन की ज़कात बाकी रह जाएगी। कुछ सालों के बाद एक पूरे साल की ज़कात आप उड़ा देंगे कि 1 साल की ज़कात अब नहीं दी, तो इसका गुनाह होगा। और ज़कात ना देने का, ज़कात अदा न करने का गुनाह तो पता है ना आपको, बहुत सख्त है। तो इसलिए ज़कात के हिसाब लगाने के लिए आपको एक इस्लामी तारीख़ नक्की करना ज़रूरी है। कर ली भाई आपने, अपने अपने मन में कर ली। कोई भी तारीख़ तय कर सकते हैं आप, शाबान की करो, रमज़ान की करो, शव्वाल की करो, मुहर्रम की करो, रबी, कोई भी तारीख़ आप नक्की कर लो। वो दिन आपको ज़कात का हिसाब लगाने बैठ ही जाना है, कुछ भी हो जाए। भाई कर ली, आगे बढ़े। तो ज़कात की तारीख़ तय करना ज़रूरी है। अब वो तारीख़ पर आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। लेकिन इसमें एक बात, जैसे ये हाजी साहब आहिस्ता आवाज़ में बोल गए थे लेकिन सुनने में आ गया मुझे, और वो तकरीबन बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि वरस थવું જોઈએ ને મલ સાહેબ, જે માલ આપણા જોડે આવ્યો છે એના પર વરસ પૂરું નથી થયું તો એની ज़कात કેવી રીતે કાઢવી? ऐसा सवाल है कि नहीं आपके दिमाग में? भाई है। तो साल पूरा होने की जो बात लोग करते हैं, इसकी हकीकत क्या है वो सुन लो ज़रा। कि माल पर साल पूरा होना चाहिए तभी ज़कात फ़र्ज़ होगी कि इससे पहले भी हो सकती है? जैसे एग्ज़ाम्पल दे दूँ एक, कि अभी कौन सा महीना चलता है? शाबान चलता है ना, शाबान का आखिर है। वो रिवायत फ़ज़ाइल रमज़ान में शुरू हो चुकी है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत सलमान फ़ारसी कहते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में हम सबको रमज़ान के अहकाम सुना है ना, कि तुम पर एक महीना आने वाला है,
क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारक, है ना। शाबान के आखिरी दिन चल रहा है, तो अभी शाबान का महीना है, इससे पहले रजब, और रजब से पहले कौन सा था? मोल साहब सीधा सीधा भी इस्लामी महीना आवड़ी जाए तो बहु सर तमें ऊंधा गणा हो तो काम क्या आवड़तु? जमादल उखरा था ना, जमादल उखरा में आपकी एक ज़मीन का सौदा हुआ और उसका पेमेंट आया रजब में, कितना? 1 करोड़ रुपए का पेमेंट आया है। और रमज़ान में आप ज़कात का हिसाब लगाते हैं, अब बैठ के सोचते हैं कि आ तो हमणा 1 महीना पहला જ पैसा आया है ने, तो हजी तो वार से वरस का पूરું થયું છે, એની હાલ કા જકાત આપવાની? પણ કોક મોલ સાહેબ એવું કહેતા હતા કે ના ના એની જકાત આપવી પડે, પછી મોલ સાહેબને ભૂલ થતી હશે, આપણે જરા પૂછવું પડશે કોઈને। બાકી 1 કરોડ રૂપિયાની જકાત એટલે 2.5 લાખ રૂપિયા એમને એમ થોડી હાલ દેવાય, હજી મહિનો તો થયો છે, પૈસા है। तो साल गुज़रने की जो बात है, इसकी हकीकत ये है कि साल गुज़रने की शर्त सिर्फ फ्रेशर के लिए है। किसके लिए है? जो नया मालदार बन रहा है उसके लिए है। जो पहले से मालदार नहीं था, गए साल और उसके गए सालों में उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी, वो मालदार नहीं था, अब मालदार बना है, तो उसके लिए है कि जिस दिन तुम मालदार बने हो उससे 1 साल पूरा हो जाने दो, 1 साल पूरा हो जाए, फिर वो तारीख आ जाए, तब भी तुम मालदार हो तो तुम पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। इससे पहले वापस पहले जैसे हो गए तो अब ज़कात फ़र्ज़। समझ में आई भाई ये बात? तो साल पूरा होने की शर्त नए मालदार के लिए है। बाकी जो पहले से मालदार चला आ रहा है, जिसने गुज़श्ता साल भी जिस पर ज़कात फ़र्ज़ थी, उससे पहले साल वालों में भी ज़कात फ़र्ज़ थी, उसके लिए तो ये है कि जो ज़कात की हिसाब लगाने का आपका दिन है, जो आपकी तारीख़ है, उस तारीख़ में आपके पास जो कुछ है सबकी ज़कात निकालने की, चाहे 1 दिन पहले आया हो, 1 महीने पहले आया हो, कि 8 महीने पहले आया हो, कि 12 महीने पहले आया हो, उस दिन आपके पास जो कुछ है सबकी ज़कात निकालने की। तो इससे क्या पता चला कि साल पूरा होने की शर्त किसके लिए है? नए मालदार के लिए, फ्रेशर के लिए है, सबके लिए नहीं है। उसका फ़ायदा, ये मसला समझने का फ़ायदा किसको होगा बताओ? जो नए नए दूल्हे बैठे हैं ना, इनको नए नए दूल्हे बैठे हैं ना, आम तौर से हमारे यहाँ ऐसा होता है कि औरतें जो होती है इनके पास शादी से पहले इतना माल नहीं होता कि ज़कात फ़र्ज़ हो। जो कुछ भी होता है शादी में लड़की मालदार बन जाती है, दोनों तरफ से सोना आता है, दोनों तरफ से तोहफे में पैसे आते हैं, मेहर की रकम आती है, हदिये तोहफे बहुत आते हैं, और शादी के दिन मालदार बन जाती है। तो बताओ इस दुल्हन के लिए ज़कात का हिसाब लगाने का दिन कौन सा होगा? एनिवर्सरी का। वो इस्लामी तारीख जो है ना, जिस दिन उसकी शादी हुई है, उसको ये सब चीज़ें मिली है, उस दिन मालदार बनी है, वही उसकी ज़कात का हिसाब लगाने का दिन है। शादी हुई थी अभी जमादल उखरा में। किस में? जमादल उखरा में। और शादी से पहले ये लड़की मालदार नहीं थी। शादी में जिसके पास बहुत सारा सोना चांदी ने कैश आ गया, मालदार बन गई, बड़े निसाब की मालिक बन गई। अब 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद रमज़ान आया। अब रमज़ान में घर वाले सब ज़कात का हिसाब लगा रहे हैं, तो बोलो इस औरत के सोने चांदी और इस औरत के कैश की ज़कात आएगी कि नहीं आएगी? जी नहीं आएगी। तो कब आएगी? और शादी के जमादुल उखरा के दिन ना निकालो और अगले रमज़ान में सीधा निकालो तो कितने महीने की ज़कात अदा ना हुई? जितने रमज़ान आने में और शादी में जितने वेरिएशन होगा उतने की ज़कात अदा नहीं होगी। भाई समझ में आ गई? साल पूरा होने की शर्त किसके लिए है? नए मालदार के लिए। जो पहले से मालदार है उसकी तो जो तारीख नक्की की है उस दिन जो कुछ है सबकी ज़कात निकालने की। चाहे 1 करोड़ रुपया 2 दिन पहले आया हो, कि 2 दिन पहले खर्च हो गया हो, तो नहीं निकालने की। पूरा साल पैसा पड़ा हुआ था। अभी रमज़ान आने से पहले हज कमेटी में
ड्रॉ में नंबर लग गया था ना, उसमें पैसे भर दिए, तो उसकी ज़कात नहीं निकालने की, जो भरने के बाकी है उसकी निकालने की। हज के लिए पैसे जमा करके रखे हैं, अभी तीसरा इंस्टॉलमेंट भरने का बाकी है, तीसरे इंस्टॉलमेंट के भी 2 जन के मिलाकर 1.5-2 लाख रुपए से कम तो होंगे नहीं, बल्कि ज़्यादा होंगे जी। 42 एक का, 2 के मिलाकर 240 का इंस्टॉलमेंट आने का है तीसरा। आगे के 2 इंस्टॉलमेंट तो भरा चुके हैं, अब ये 240 हज के लिए जमा करके रखे हैं, तब भी रमज़ान में इसकी ज़कात निकालने की है। हाँ, रमज़ान में आप हिसाब लगा दें, ये पैसे पड़े हुए तो ज़कात निकालने की, नहीं पड़े तो नहीं निकालने की। तो ये जो दूसरी बात मैंने बताई, ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, इसमें आपके लिए 2 नई चीज़ें सामने आई। एक, आपको ज़कात की कैलकुलेशन की डेट, इस्लामिक डेट एक तय करना ज़रूरी है। इसके बगैर आप लमसम जब इरादा हुआ ज़कात का हिसाब लगाने बैठ गए तो ये आप अल्लाह का हुक्म पूरा नहीं कर रहे, अपनी मर्ज़ी पूरी कर रहे हैं, और मर्ज़ी पूरी करेंगे तो सवाब मिलेगा जी। अब तीसरे नंबर की चीज़ समझ लो, जो मैं आगे पहले थोड़ा सा इशारा कर चुका हूँ, कि ज़कात वाजिब होती है सिर्फ 4 तरीके के माल में। कितने? वैसे शरीयत की किताबों में देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि माले नामी में, और माले नामी की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने यहाँ जो चारत चलती है, तो जो नहीं चलती वो बयान करके कंफ्यूज करने का क्या मतलब। तो इसलिए मैं चारत बताता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई 4 तरीके के माल में ज़कात होगी, इसके अलावा कितना भी माल है इसकी ज़कात नहीं होगी। पहले नंबर की चीज़ है सोना। क्या है? सोना, किसी भी शक्ल में हो, ज़ेवरात की शक्ल में हो, लगड़ी हो, बिस्किट हो, ईंट हो, सोने के बटन हो, सोने का पेन हो, सोने की चैन हो, कि सोने का बर्तन हो, इस्तेमाल में आता हो कि ना आता हो, लॉकर में रखा हो कि घर में रखा हो, किसी भी हाल में सोना है, उसकी ज़कात देने की, ठीक है। दूसरे नंबर की चीज़ है चांदी। चांदी का भी यही हाल है कि चाहे ज़ेवरात हो, बिस्किट हो, ईंट हो, कि किसी भी शक्ल में हो, इस्तेमाल में आता हो कि ना आता हो, उसकी ज़कात देने की। तीसरे नंबर की चीज़ है करेंसी, रुपया पैसा। रुपया पैसा किसी भी मुल्क का हो, और जेब में हो, तिजोरी में हो, दुकान में हो, बैंक में हो, वीसी में भरा हुआ हो, किसी को दिया हुआ हो, उगरानी के हो, वो सब गिने जाएंगे, ठीक है। और चौथे नंबर की चीज़ है व्यापार नो माल। जिस चीज़ का भी आपका व्यापार है, करियाने का है, कपड़े का है, मोबाइल का है, जूते का है किसी भी चीज़ का है, जो माल आपके पास व्यापार का पड़ा है। प्रॉपर्टी का कारोबार है तो प्रॉपर्टी जो कुछ ले बेच करने की है वो सब, गाड़ियों का कारोबार है तो गाड़ियाँ, जिस चीज़ का भी आपका कारोबार है, जो आपके पास व्यापार का माल है, चौथे नंबर पर इसकी ज़कात देने की, ठीक है। चारों की डिटेल अब मैं आपको बतला रहा हूँ, ये बहुत काम की चीज़ है, आप सुन लेना। जिसके पास सिर्फ सोना है, सिर्फ सोना, चांदी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, व्यापार का माल भी नहीं है। कोई औरत ऐसी है कि व्यापार तो करती नहीं है कि व्यापार का माल हो, चांदी भी नहीं है, जो कुछ थी वो दे दी, और रुपया भी एक भी नहीं, आदमी देता नहीं है कि क्या बचावे, जो कुछ है खाली सोने का 1-2 जेवर पड़ा हुआ, सिर्फ सोना है, कैश 100 रुपये भी नहीं है। कितने? कैश में 100 रुपये भी नहीं है, सिर्फ सोना है एक औरत के पास, तो वो सोना 87 ग्राम पॉइंट 480 ग्राम इतना या उससे ज़्यादा होगा तो ज़कात वाजिब होगी, इससे कम होगा तो नहीं होगी। सिर्फ सोना है किसी के पास तो कितना? 87.480 ग्राम।
अपनी भाषा में बोले तो 9.25 तोले। कितना हो गया? 9.25 तोले। 10 ग्राम का तोला चलता है ना अभी, उसकी बात करता हूँ। तो 9.25 तोला आपने सुन रखा है। अत्यार सुधी तो हमें 52.5 तोला, 52.5 तोला चांदी सुना था ना, और सोने का कितना सुना था जी? 7.5 तोला। 7.5 तोला सोना सुना था, 52.5 तोला चांदी सुनी थी। वो पुराने तोले की बात लिखी हुई है किताबों में। पुराना तोला कितने का होता था? 12 से थोड़ा कम होता था, 11.5 और 12.25 के बीच में होता था, 11.65 के बराबर होता था, बराबर है ना। तो पुराने 7.5 तोला को आप कन्वर्ट करो नए तोले में तो कितना बनेगा? 87.479 ग्राम, बराबर। तो पुराना याद रखने का नए में कन्वर्ट करने का, इसलिए पुराना भूल जाओ, नया याद रखो। 87.479 ग्राम इतना सोना है तो ज़कात फ़र्ज होगी, इससे कम है तो नहीं होगी। ठीक है? किसकी बात हो रही है? जिसके पास सिर्फ सोना है। अब दूसरे ले लो, जिसके पास सिर्फ चांदी है, सोना भी बिल्कुल नहीं है, कैश भी नहीं है, और रुपया है न थी, और व्यापार का माल भी नहीं है, सिर्फ चांदी है। तो उसके लिए क्या है कि 360.480 मिलीग्राम, कितना हो गया? 360 ग्राम 480 मिलीग्राम। अपनी भाषा में कही तो 361 ग्राम। कितना? 361 ग्राम या उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगी, इससे कम में नहीं होगी। जो 52.5 तोला थे ना, उसको कन्वर्ट करो तो इतना बनता है। सॉरी, 360 नहीं, भूल हो गए, 612 ग्राम 360। क्या? 612 ग्राम 360 ग्राम, यानी 613 ग्राम गणो अपनी भाषा में। तो एटली चांदी होय तो जगत एनाथी ओછી होय तो नहीं। ये पास में बैठे हुए लोग बोलना हो, मैं आंकड़े में भूल कर जाऊँ ना तो बोलना आप, ऐसा ना हो कि भाई सारा मजमा गलत समझ के चला जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो जिसके पास सिर्फ चांदी है तो कितनी? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम इतना है तो ज़कात फ़र्ज होगी, इससे कम में नहीं है। चलो इसको छोड़ दो, तीसरा ले लो। जिसके पास सिर्फ कैशज है, न सोना है, न चांदी है, न व्यापार का माल है, जैसे नौकरियात वर्ग क्या होता है, उसके पास व्यापार का माल तो है नहीं, और आदमी के पास सोना न चांदी भी नहीं होता, जो कुछ है कैश है, चाहे बैंक में है, किसी को दिया हुआ है, अपने पास है, वीसी में भरा हुआ है, कि कुछ जो कुछ है कैश है भाई। तो कैश कितनी होगी तो ज़कात फ़र्ज होगी? 612 ग्राम चांदी की वैल्यू को पहुंच जाए, इसकी वैल्यू कितनी अपने गिनी थी? 43,500, उतनी है तो ज़कात फ़र्ज होगी, उससे कम है तो नहीं होगी। ठीक है? चौथी चीज़ समझ लो, जिसके पास न सोना है, न चांदी है, न कैश है, जो कुछ है व्यापार का माल है। व्यापार का माल आप गिनो कितने का है, वो 43,500 या उससे प्लस का है तो ज़कात फ़र्ज होगी। इससे कम है कि 20,000 का माल है, 25,000 का माल है तो ज़कात फ़र्ज नहीं होगी। ठीक है भाई, समझ गए 4 चीज़ें। अब और देख लो कि किसी के पास ये 4 में से 2 टाइप की चीज़ें हैं कि कैश भी है और व्यापार का माल भी है, सोना चांदी नहीं है, थोड़ा माल है, थोड़ी कैश है। तो दोनों को मिलाकर देखेंगे कि 43,500 या उससे प्लस है कि नहीं है। 43,500 से प्लस है तो ज़कात फ़र्ज होगी, इससे कम है तो नहीं होगी। 3 चीज़ें हैं, व्यापार का माल है, कैश है और चांदी भी है, या 4 है कि सोना भी है। तो जितनी चीज़ें हैं अलग अलग, तो इन सब को मिलाकर देखेंगे कि 43,500 की वैल्यू तक पहुंच जावे तो ज़कात फ़र्ज है, इससे कम है तो नहीं है। अब किसी के पास ऐसा होगा कि खाली 1/2 तोलो सोनू है,
5 ગ્રામની એક વીંટી છે, થોડી ચાંદી છે और 5-6 हज़ार रुपया कैश પડ્યા છે, વેપારનો માલ નથી औरतों के पास કે ભાઈ ખાલી અડધો તોલો સોનું છે, 200 ગ્રામ ચાંદી છે અને 6,000 રૂપિયા કેશ છે. કેટલું થાય બતાવો ચલો જલ્દી. 5 ग्राम सोना की कीमत कितनी આજની जी? 30,000. 30,000 का सोना हो गया. 200 ग्राम चांदी कितने की हो जाएगी? 14,000 की. कितना हुआ? 44. और कैश कितनी पड़ी हुई है? 6,000. कितना हो गया? तो अब बोलो ज़कात फ़र्ज़ होगी कि नहीं होगी जी? ज़कात फ़र्ज़ होगी. चाहे लोग इसको ऐसा समझते हो कि ये गरीब है, शरीयत क्या कहती है? ये बड़ा मालदार है. कैसा है? बड़ा मालदार है. तो ये चीज़ें आप समझ गए. अलग अलग चीज़ें हो तो सबका कैलकुलेशन हो जाएगा चांदी के निसाब के बराबर. 612 ग्राम चांदी की वैल्यू यानी 43,500 के बराबर. ठीक है. और एक चीज़ है तो उसका अलग अलग टारगेट है. एक एक चीज़ का टारगेट अलग है और 2-3 चीज़ सब मिली हुई है तो उसका टारगेट है 43,500. व्यापार का माल बेचने की कीमत जी वो अब बता रहा हूँ मैं. चलो इतनी बात समझ गए आप. अब इसमें एक और डिटेल देख लो कि सोना है आपके पास तो सोने की कौन सी कीमत गिनेंगे? सोना आपके पास पड़ा हुआ है तो सोने की कीमत कौन सी गिनने की? 2 तरीके की कीमत होती है ना कि भाई प्योर गोल्ड कितना? 24 कैरेट. लगड़ी और बिस्किट का भाव है 62,000. कितना? 62,000. लेकिन अपने पास तो दागीना है, 1 तोले का दागीना है 10 ग्राम का, और वो अपने देने जाते हैं तो दागीना तो जाता है खाली 52,000 में. 10,000 खोट तो 52,000 का दागीना है, वो भी 10 ग्राम का और ये सोना भी 10 ग्राम. तो कीमत कौन सी गिनने की? मौलवी साहब हमारे पास जेवरात है तो 52 के हिसाब से भाव गिनने का कि 62 के हिसाब से भाव गिनने का? बोलो क्या गिनने का? आप लोग बता दो जी. बोलो बोलो यार, बिरयानी खाई लगती नहीं आप लोगों ने जी. 52 गिनने का कि 62 गिनने का? इख्तिलाफ हो गया अहले राधनपुर में. मेरी बात कहता हूँ कि 62 का गिनने का. क्या गिनने का? ज़्यादा लेना है ना अल्लाह ताला से तो क्या गिनने का? 62. ये अफजल है. लेकिन 52 का गिनोगे तो भी जायज़ है. समझ गए आप? यानी दागीने आप लेकर गए, दागीने का अभी जो भाव आता है वो भाव गिन लोगे तो भी जायज़ है. इस हिसाब से ज़कात निकाल दो तो भी जायज़ है. लेकिन पूरा आप भाव गिनो तो अफजल है, ज़्यादा बरकतें मिलेगी. ठीक है. तो सोने चांदी के जेवरात में एक डिटेल ये थी. कैश रकम में एक डिटेल कि कैश रकम आपके पास जो कुछ भी है तो इंडियन करेंसी में तो रेट का कोई मसला नहीं है. बाहर की जो करेंसी है इसमें रेट का मसला यही आएगा कि किसी मनी एक्सचेंज वाले को आपने पूछा तो उसने बताया कि डॉलर नो भाव 87 रुपया पीस हो. किसी को पूछा तो बोले 88 दूंगा. कोई बोलता है कि सोनी नवी नोटो लाओ डॉलरनी तो 89, जूनी नोटो लाओ तो 88. तो कौन सा भाव गिन लेगा? ज़्यादा वाला गिन लो भाई, ज़्यादा बरकतें मिलेगी. ठीक है. व्यापार का माल, इसकी डिटेल आप बराबर समझना कि व्यापार के माल में कौन सा भाव गिनेंगे. हमारी दुकान में मौलवी साहब माल छे, माल हमें गण्यो तो स्टॉक हमारी खरीद किंमत 4 लाख रुपया થાય છે. 4 લાખનો માલ છે तो खरीद कीमत गिनने की कि वेचाण कीमत गिनने की जी? वेचाण में कौन सी कीमत गिनोगे? एक कस्टमर को आप 100 की चीज़ 200 में देते हैं, एक कस्टमर को आप 100 की चीज़ 180 में देते हैं, एक कस्टमर को आप 150 में देते हैं. जैसा गाल ऐसा लाफा.
तो गिनने का कौन सा जी? वेचाण कीमत कैलकुलेशन करने का आप तरीका समझ लो। मेरे ख्याल से ये सबके दिल का सवाल होगा कि वेचाण कीमत गणवी तो केवी रीते गणवी। दुकान में जो कुछ आपका माल है, व्यापार का माल, उसकी वेचाण कीमत किस ज़कात देने की है, खरीद कीमत की नहीं देने की। ये मसला तो कंफर्म है कि खरीद कीमत नहीं, वेचाण कीमत के एतबार से ज़कात देने की है। तो वेचाण कीमत गिनी जाएंगी कि ये पूरा का पूरा स्टॉक अभी एक साथ किसी को दे देने का है तो कितने में जाएगा। 4 लाख का माल है, આપણે ભાઈ આખો બધો આપી દેવો છે, મારી આમ વેચાણ કિંમત પ્રમાણે ગણો તો 6.5 લાખ રૂપિયાનો માલ છે, આખો લઈ આલ દેવો છે। કેટલામાં લેવો છે બોલો? 5 लाख का, तो 5 लाख गिनेंगे, ये वेचाण कीमत हुई। तो पता चला पूरा स्टॉक एक साथ देने की जो वेचाण कीमत आप लगा सकते हैं वो लगा लेने की आपको, ठीक है। एक और बात व्यापार के माल में कि व्यापार का माल किसको कहेंगे, व्यापार का माल किसको कहेंगे, तो उसको आप समझ लो कि जो चीज़ आपने बेचने की नीयत से खरीदी है, क्या, जो चीज़ आपने बेचने की नीयत से खरीदी है और अभी भी आपको उसको बेचना है, वो होगा व्यापार का माल। जो चीज़ आपने खरीदी नहीं है, आपके पास हदिये में, वारसे में कि किसी और ज़रिए से आई है, खरीदी नहीं है आपने, और आपके पास आ गई, आप कहते हैं मैं आपड़ा जरूर नहीं, वेची मारो। हदिये में कपड़ा दिया है कि आपड़ा जरूर नहीं, वेची मारो। हदिये में प्लॉट आया है, पता नहीं आता है कि नहीं आता, हदिये में प्लॉट आया है, अपने को ज़रूरत नहीं है, बेच डालो। वारसे में मकान आया है, अपने को ज़रूरत नहीं है, बेच डालो, है ना। तो आपने ख़रीदा तो नहीं है ना, आपने ख़रीदा नहीं है और आपको बेचने का है, तो ये अभी व्यापार का माल नहीं गिना जाएगा। आप अपने एतबार से गिनते हो तो गिनो, लेकिन शरीयत में इसको व्यापार का माल नहीं कहेंगे। अच्छा, जो चीज़ आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी थी लेकिन फिर बाद में नीयत बदल गई, तो अब भी ये व्यापार का माल नहीं रहेगा। जैसे आपने बागे मोहम्मद में एक प्लॉट ख़रीदा था बेचने की नीयत से, पैसा पड़ा था, लगा ही दो, बावा है तो बेची माल हो। फिर देखा कि यार यहाँ तो अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, आ तो आपड़ा रहवा लायक सोसायटी बनी रहेली છે, વેચવાનું કેન્સલ, આપણા પાસે સવલત થશે, આપણે પોતે મકાન બનાવી દઈશું। और अभी मकान बनाया भी नहीं, अभी सहूलत हुई नहीं है, अब हिसाब लगाने का दिन आया, तो बोलो इस प्लॉट की ज़कात निकालने की, नहीं निकालने की, अब ये व्यापार का माल नहीं है। अच्छा, यही एग्जाम्पल ले लो कि बेचने की नीयत से प्लॉट रखा था बागे मोहम्मद में, आपने बाद में सोचा कि આપણે વેચવો નથી, આપણું પોતાનું ઘર બનાવશું, આપણા છોકરા મોટા થાય તો એક છોકરાને ઘર બનાવી આપશું, लेकिन 2 साल के बाद ऐसे हालात आए कि ना अब वेची देवो छे फरती। बीच में 2 साल बेचने की नीयत ख़त्म हो गई थी, 2 साल के बाद ना आप वेची मारू छे, एना करता बीजी नवी सोसायटी बने से जब जमना पाछळ ता बनाई दी, यहाँ बेच देने का है। तो अब बिका नहीं है, बेचने का है लेकिन अब बिका नहीं है, तो अब इसकी ज़कात निकालने की कि नहीं निकालने की जी? निकालने की, नहीं निकालने की। देखो, व्यापार के माल की आप डेफिनेशन फिर से सुनो तो अब आपको समझ में आ जाएगा। व्यापार की माल की व्याख्या ये है कि जो माल आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा है और अब भी बेचने का है, बीच में बेचने की नीयत टूटी नहीं है, बीच में बेचने की नीयत टूटी नहीं है, बेचने की नीयत आपकी कंटिन्यू है और अभी भी बेचने का अब हिसाब लगा रहा है, तो ये व्यापार का माल है। इसकी आज की जो करंट वैल्यू होगी उसका हिसाब लगाकर ज़कात निकालने की, ठीक है। बीच में बेचने की नीयत टूट गई थी, 2 साल बीच में बेचने की नीयत टूट गई थी आपकी, अब फिर से बेचने का है, तो अब ये व्यापार का माल नहीं होगा, अब इसकी ज़कात नहीं होगी।
तो मौलवी साहब मैंने ज़कात नहीं काटवानी, अब मैं तो अत्तर सुधी काटता था, कुछ नहीं, उसका आपको सवाब मिलेगा, लिल्लाह का सवाब मिलेगा। इसकी ज़कात, अब ये प्लॉट बिक गया, बिकने के बाद पैसे उसके इस्तेमाल हो गए तो कोई ज़कात नहीं। बिक गया ना, पैसे पड़े हुए हैं और आपका हिसाब लगाने के दिन आ गया तो जितने पैसे पड़े उतने की ज़कात निकाल लेंगे, सिर्फ उसी साल की, आगे के सालों की भी नहीं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई, व्यापार के माल की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब और आगे बढ़ते हैं। इतने में 1 घंटा तो हो गया। अच्छा, कुछ गलत फहमियाँ ज़कात के हवाले से चलती है, वो बतला देवे। एक गलत फहमी ये चलती है कि शादीशुदा होए ने एना ऊपर ज़कात फ़र्ज था, जिन्हें शादी ना थी एना पर ज़कात ना होए। ऐसा है तुम्हारे यहाँ जी? बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि शादी नहीं हुई है, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छा खासा कमाते हैं, अच्छी खासी सेविंग की हुई है, बहुत सारा शेयर्स लेके रखे है, चांदी खरीद के रखी है, लेकिन अपनी तो शादी नहीं थी ना, अपना थोड़ी ज़कात काटवानी। ज़कात का ताल्लुक, हाँ, लड़कियों में भी ऐसा होता है। कुछ लड़कियाँ ऐसी है कि शादी से पहले ही उनको कुछ ना कुछ जेवर मिला हुआ है, कुछ ना कुछ जेवर इनका बदन पर है, उनके खुद की पर्सनल सेविंग में भी कुछ रुपये पड़े हुए हैं, लेकिन शादी नहीं हुई तो उसका हिसाबत नहीं लगाते। ज़कात का ताल्लुक शादीशुदा होने ना होने से नहीं है, ज़कात का ताल्लुक बालिग नाबालिग होने से है। बालिग हो गया, उसके पास माल है, और कितना माल, बड़े निसाब का मालिक, गणतरी पहली पद्धति, उसको पहुंच जाएगा तो चाहे शादी हुई कि नहीं हुई, ये बालिग है, उसकी ज़कात देने की। और नाबालिग बच्चा कितना भी मालदार हो, उस पर ज़कात नहीं होगी। जो नाबालिग बच्चे, इनको इनके माँ बाप ने सोना चांदी दे रखा है, कि कुछ चीज़ें दे रखी है, कि इनके गले में पैसे जमा हो के बहुत सारे हो गए, इसकी ज़कात नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक गलत फहमी कि अंग्रेज़ी तारीख के हिसाब से लोग ज़कात का हिसाब लगाते हैं। वो पहले मैं बता चुका कि वो गलत तरीक़ा है, उसमें ज़कात आपकी रह जाती है कुछ दिनों की। तीसरी चीज़ है हिसाब लगाने का गलत तरीक़ा, कि पूरे घर का एक साथ आदमी हिसाब लगाता है। घर का जो मुखिया होता है ना, वो पूरे घर का हिसाब एक साथ लगाता है कि घर में मारी वाइफ जोड़े કેટલું સોનું છે, મોટા છોકરાની વહુ જોડે કેટલું છે, નાના છોકરાની વહુ જોડે કેટલું છે, કેટલા પૈસા પડ્યા છે, કેટલો માલ છે, નાના છોકરાના ખાતામાં કેટલા છે, મોટા છોકરાની दुकान पर કેટલું છે, सबका एक साथ लगाया, जो कुछ कर्जा है सब माइनस किया और उसके बाद हिसाब लगा कर कह दिया इतनी ज़कात। ये गलत तरीक़ा है, ये ज़कात का गलत तरीक़ा है। ज़कात का हिसाब हर एक आदमी का अलग अलग होगा। जितने बालिग लोग हैं आपके घर में और उनके पास माल है, उनका हिसाब अलग अलग होगा। आप कहोगे मौल साहब ओम कौन पकड़ो, को ओम पकड़ो, हर खुद से अलग अलग हिसाब लगाओ तो भी एटलू ज રહેવાનું છે, અને ભેગું કરીને લખો તો બી એટલું જ રહેવાનું છે। તેમાં શું ફરક पड़ेगा फ़र्क? बताओ फ़र्क बताओ जी। चलो देख लो एग्ज़ाम्पल। एक आदमी ऐसा है, उसके पास दुकान का माल, दुकान की उघराणी, जो कुछ कैश हाथ में है, वो सब मिलाकर 3 लाख रुपए का है। कितने का? कितना बनता है? उसके पास देवा कर्जा कितना है कि दुकाननो जे पेमेंट चूकवવાનું છે માલનું એ, બીજો કોઈના જોડેથી દેવું કરેલું છે એ બધું ભેગું કરો तो देવું થાય છે 3.5 लाख रुपया। अब बीवी को ले लो, उसकी बीवी के पास जो सोना है, जो चांदी है, जो कैश है, वो सब मिलाकर कितने का है? 2 लाख रुपये का। उसके पास कितना था? 3 लाख का। बीवी के पास कितना है? 2 लाख का। कितना हुआ टोटल? 5 लाख हो गया। कर्जा कितना था इस आदमी का? 3.5। बीवी का कोई कर्जा नहीं था। 3.5 माइनस किया, कितना बचा? 1.5 लाख बचा ना। 1.5 लाख की ज़कात कितनी होगी जी? 3,350, 3,750। 1.5 लाख की इतनी ज़कात है। ठीक है ना। ये जो आप हिसाब लगाते हैं ना सबका भेगा,
मियाँ बीवी का ये तरीका मैंने इसमें ज़कात कितनी हुई 3750। अब अलग अलग हिसाब लगा के देख लो कि इस आदमी के पास माल कितना था 3 लाख का, कर्जा कितना है, तो उसकी ज़कात होगी कुछ भी नहीं, उसको साइड पर कर दो, तमें बाजू में पैसो है। बीवी का ले लो हिसाब, उसके पास कितना है माल 2 लाख का, बीवी पर कोई कर्जा नहीं है, 2 लाख की ज़कात कितनी होगी, हो गया ना हिसाब अलग, हो गया कि नहीं हो गया। बेगा करने में नुकसान ये होता है कि अपना कर्जा भी बीवी के खाते में डाल देते हैं, वो उसमें से माइनस करा देते हैं, वो तो ज़कात आधी रह जाती है आपकी। बीवी के हिस्से की ज़कात आधी रह गई तो फिर वो बीवी परेशान करेगी ना, क्या कहते हैं। तो इसलिए हिसाब लगाने का तरीका ये है कि सबका हिसाब अलग अलग होगा घर में, ठीक है, एक साथ हिसाब लगाने का तरीका गलत है। अच्छा, हिसाब लगाने का आप तरीका देख लो, अब तक हिसाब की बात थी, तो अब तरीका देख लो। ज़कात की हिसाब लगाने का तरीका सिंपल सा, लेकिन उससे पहले मैं तिजारत की ज़कात की बात कर लूँ ताकि फिर व्यापार के माल के भी हिसाब लगाने का है। तिजारत में कौन सी तिजारत में क्या क्या चीज़ें गिनेंगे क्या नहीं गिनेंगे वो आप देख लो। तिजारत में आम तौर से 3 तरीके की तिजारत होती है। पहली तिजारत होती है ट्रेडिंग सेक्टर, क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर, यानी आगे से माल खरीदने का, उस पर अपना नफ़ा बढ़ा के आगे बेच देने का। आगे चाहे होलसेलर से ख़रीदा है, सुपर स्टॉकिस्ट से ख़रीदा है, कंपनी में से ख़रीदा है कि कहीं से भी ख़रीदा है, माल ख़रीद के उस पर अपना नफ़ा चढ़ा के आगे बेच देने का, इसको क्या कहते हैं, ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। तो ट्रेडिंग सेक्टर का आपका काम है, तो उसमें व्यापार के माल का हिसाब कैसे होगा। ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों का ट्रेडिंग का काम होता है, तो आपको आपकी दुकान में जो कुछ स्टॉक है वो गिनने का है। क्या करने का, जितना स्टॉक है सब गिनने का। मोल साहब केवी रीते गणाय, એટલો બધો માલ પડ્યો છે દુકાનમાં, એટલો બધો માલ પડ્યો છે, અને જેણી જેણી એટલી બધી વસ્તુઓ છે, કેવી રીતે ગણવી એમ। भाई आपका माल है, खुदा न खास्ता ये माल चोरी हो जावे कि कुछ आफत में ख़त्म हो जावे, और पंचिंग के लिए पुलिस वाले आते हैं पंचनामा करने के लिए, तो कैसा एक एक सब याद कर कर के लिखवाते कि नहीं लिखवाते, उस टाइम पे कहाँ से याद आ जाता है। तो कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा आपको, अल्लाह का हुक्म है पूरा करना पड़ेगा। स्टॉक गिनना पड़ेगा आपको, स्टॉक गिनने के लिए आपका ज़कात का हिसाब लगाने का अगर तारीख रमज़ान में आती है तो रमज़ान के 15-20 दिन पहले से शुरू कर दो, रोज़ थोड़ा थोड़ा गिनना शुरू करो। अभी जो नया माल आ रहा है उसको अलग जगह रखो और रोज़ थोड़ा थोड़ा गिनो, रोज़ 1-1 घंटा दो इसके पीछे, तो हो जाएगा स्टॉक। लेकिन लोगों ने पता नहीं शरीयत के हर हुक्म में आसा नहीं, मौल साहब हमें गणी नहीं एकता, अंदाज़ो मार दी है, अंदाजा मारने की बात, तो फिर अल्लाह ताला के पास से बरकतें भी अंदाजे से जाएगी, ठीक है। तो स्टॉक गिनने का तो मुश्किल नहीं, आप थोड़ा सा टाइम दोगे तो हो जाएगा, जितना स्टॉक है आपको गिन लेने का। अच्छा, उसमें रनिंग स्टॉक जो है, जो माल ऐसा है रनिंग माल है, तो उसकी वेचाण कीमत कैसे लगाने की मैं आपको बता चुका हूँ। वेचाण कीमत कि आटली वेचाण कीमत था, इतना लिख दिया। कुछ स्टॉक ऐसा होता है जिसको डेड स्टॉक बोलते हैं, क्या आउट ऑफ फैशन हो गया है, अब इसका कोई ख़रीदार आता नहीं है, दुकान में पड़े हो कदाच को आई जाए तो ठीक से, ना तो पड़ी रही से। डेड स्टॉक जिस वक्त लाए थे उस वक्त 100 रुपया पर पीस था और 150 रुपये पर पीस में हम बेचते थे, अभी 40 रुपये में भी कोई लेने तैयार नहीं होता, आउट ऑफ फैशन हो गया माल, तो इसको डेड स्टॉक बोलते हैं। तो डेड स्टॉक की वैल्यू जितना डेड वैल्यू है वो लिखने की, चाहे ख़रीदी आपकी 100 रुपये पर पीस की थी, वेचाण कीमत आपकी 120 से 130 बनती थी, लेकिन अभी इसकी वैल्यू 40 रुपया है तो 40 लिखेंगे, ठीक है। तो डेड स्टॉक को ऐसे गिनेंगे। तो ये ट्रेडिंग सेक्टर में ज़कात का हिसाब लगाने का तरीका। एक कारोबार होता है प्रोडक्शन सेक्टर का, कि माल बनाने का काम है, कारखाना है, फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, उसका काम है। तो उसमें माल को
किस कीमत के एतबार से गिनेंगे। तो उसके अंदर अच्छा, ट्रेडिंग सेक्टर में भी आप एक बात देख लो कि जो माल बेचने का है वही गिना जाएगा। दुकान का फर्नीचर, दुकान का इंफ्रास्ट्रक्चर, दुकान के अंदर कंप्यूटर, दुकान की गाड़ियाँ, दुकान की दूसरी चीज़ें, दुकान की कीमत, गोडाउन की कीमत, इन सब की ज़कात नहीं है। जो माल सिर्फ बेचने का है उसकी ज़कात है। ठीक है, कितनी आसानी हो गई। दुकान की नहीं कीमत गिनने की, गोडाउन की नहीं गिनने की, दुकान का माल लाने और पहुंचाने के लिए आपने 10 गाड़ियां रखी हुई, एक की भी ज़कात नहीं। आपने कंप्यूटर और लैपटॉप रखे हुए हैं, अंदर फर्नीचर बनाया हुआ है, किसी की भी ज़कात नहीं। सिर्फ जो सेलेबल गुड्स है, बेचने का जो माल है, उसको गिनने का है। ठीक है, अब प्रोडक्शन सेक्टर में आ जाओ आप कि भाई आपकी फैक्ट्री है और कारखाना है, तो उसमें फैक्ट्री का जो कुछ स्ट्रक्चर है, जो कुछ मशीनरियाँ है, इसकी ज़कात नहीं है। चाहे मशीनरियाँ करोड़ों की हो, इसकी 1 रुपये की भी ज़कात नहीं। ज़कात होगी सिर्फ जो माल आप बनाकर बेच रहे हो उसकी। अब बनाकर बेचने में ऐसा होता है कि कुछ माल अभी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, अभी आकर बना नहीं है लेकिन स्टॉक ला के रखा हुआ है, तो रॉ मटेरियल की कीमत रॉ मटेरियल के हिसाब से। कुछ माल ऐसा होता है कि जो वर्क इन प्रोग्रेस, आधा बना है ना आधा बाकी है, अभी ऊपर का खोखा बन गया है ना और ऊपर डिज़ाइनिंग बाकी है। तो जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस माल है, बन रहा है, तो वो जिस हाल में है उसकी उस हाल की कीमत लगेगी। भाई आओ ना आओ वेचो है तो કેટલામાં जाए वो लिख देने। और कुछ माल वो है जो रेडी हो गया है, रेडी टू सेल, तो वो रेडी माल की जो वेचाण कीमत हो सकती है वो लिखने की। ठीक है, उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़कात नहीं। तीसरे नंबर का कारोबार होता है सर्विस सेक्टर का काम, कि भाई बेचने का कुछ नहीं है, खाली सर्विस देने की। जैसे गाड़ी का सर्विस का काम है कि भाई बेचते कुछ भी नहीं है, गाड़ी आती है उसको सर्विस करते, थूक लगा के दे देते, धो के दे दी कि सर्विस हो गई, तो खाली सर्विस का काम है। तो उसमें सर्विस का जो आपका सेंटर है, उसकी दुकान है, मशीनरियाँ है, उसके टूल्स है, इसमें से किसी की ज़कात नहीं। जो आमदनी आपके पास आ रही है वो आमदनी खर्च नहीं हुई, बची है, तो उसकी ज़कात, खर्च हो गई तो उसकी ज़कात नहीं। ठीक है, सर्विस सेक्टर में डॉक्टरों का भी काम आ जाता है, डॉक्टर भी सर्विस सेक्टर में है। तो डॉक्टर क्या करता है कि लोगों को सर्विस देता है अपने टैलेंट की, कि आप गए और देखकर बताता है कि भाई आओ आओ से दवा ले भी पड़ से कर ऊपर से लाओ 500 रुपये दे दो। तो डॉक्टर को ज़कात का हिसाब कैसे लगाने का, पर ओपीडी लगाने का। उसको जो कुछ आवक हुई है ओपीडी के नाम से, के कमीशन के नाम से, कमीशन लेना जायज़ ना जायज़ वो डॉक्टर खुद पूछ ले। ठीक है, कि जो कुछ आवक उसको लेबोरेटरी में से आई है, कि इसमें से ओपीडी में से आई है, पेशेंट की फ़ीस में से आई है, इसमें से जो कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ बचा है उसकी ज़कात है, जो वापर गए उसकी ज़कात नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर ऐसा होता है कि डॉक्टर सर्विस का भी काम करता है ना, ट्रेडिंग का भी काम करता है, कि दवाई भी मैं बेचूंगा, मेडिकल वाले को इसका भी फ़ायदा नहीं देने दूंगा। जो दवाई लिखता है ना, अपने बाद दवाई भी रखता है कि लो आ જોવાની આટલી ફીસ ને દવાઓના આટલા પૈસા, कि सब अपने ज कमा जाने का। ऐसा नहीं होता, कभी कभी डॉक्टर अच्छी नीयत वाले भी होते हैं। हमारे जानने वाले 2-3 डॉक्टर हैं, तो वो ऐसा करते हैं कि दवाइयाँ भी खुद रखते हैं, पेशेंट को देखने के बाद जो कुछ दवाई देने की, दवाई भी वहाँ से कीमतन दे देते। लेकिन वो क्यों ऐसा करते हैं, वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट फार्मा कंपनी से, स्टॉकिस्ट के पास से डायरेक्ट लाता हूँ और मुझे इतने सस्ते में मिलती है, तो मैं पेशेंट का बोझा कम करने के लिए उसको वही सस्ते दाम में दे देता हूँ। मेडिकल में जाएगा तो प्रिंट टू प्रिंट मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 5-10% डिस्काउंट होगा, और यहाँ तो 60-70% डिस्काउंट में डॉक्टर दे देता है। तो अच्छी नीयत वाले भी डॉक्टर होते हैं। खैर, तो डॉक्टर सर्विस के साथ साथ दवाइयाँ भी बेचता है, तो उसके अंदर
जो कुछ दवाई हिसाब लगाने के दिन उसके पास लाकर पड़ी हुई है वो उसका व्यापार का माल है, तो उसकी जो कुछ कीमत है वो गिनने की, उसको उसकी ज़कात देने की। ठीक है भाई। सर्विस सेंटर वाला भी चीज़ें बेचता है कि पार्ट्स बेचता है, ऑयल बेचता है, तो उसके पास जो कुछ बेचने का माल है उसको व्यापार का माल गिना जाएगा, उसका हिसाब लगाया जाएगा। तो ये कारोबार की मोटी मोटी बात हो गई। अब हिसाब लगाने का तरीका देख लो आप, बहुत आसान तरीका है कि आप अपना हर एक का अलग अलग हिसाब होगा, हर एक के नाम का अलग कागज़ ले लो, एक उस पर लिखो कि भाई मेरे पास सोना है तो कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू कैसे लगाने की वो मैं बता चुका हूँ। चांदी है मेरी अपनी पर्सनल, है तो कितने की है वो लिख लो, नहीं है तो नहीं लिखने, खाली वो खाना। कैश कितनी पड़ी हुई है अपने पास, कैश जो अपने पास है तिजोरी में है, बैंक में है, वीसी में भरी हुई है, उघराने की है, वो सब कैश लिख देने की। चौथे नंबर पर व्यापार का माल, स्टॉक कैसे गिनने का मैं बता चुका हूँ, वो सब लिख लेने का। उसके बाद दूसरी तरफ अब आप लिखो, अच्छा आपके पास एक्स्ट्रा में शेयर्स है तो शेयर्स भी लिख दो। जो इन्वेस्टमेंट की गरज से प्रॉपर्टियाँ खरीदी आपने कि पैसा पड़ा था तो शू करवाना कि इन्वेस्ट करना, तो इन्वेस्ट का मतलब ये होता है कि बढ़कर आएंगे, जब बेचेंगे तब बढ़कर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट की गरज से जो कुछ प्रॉपर्टियाँ ली हुई है उसकी आज की जो करंट वैल्यू है वो लिख देने की। ठीक है। अब दूसरे लाइन में आप लिखो कि आपको क्या क्या माइनस करने का है। आपने ये सब लगा है कि મારા પાસે કેશ આટલી પડી છે, વેપારનો માલ આટલો પડ્યો છે અને શેર આટલા છે અને પ્રોપર્ટી આટલી છે, એ બધું થઈને 20 લાખ રૂપિયાનો મારા જોડે માલ છે। સામને માઇનસ કરને का કે ભાઈ વેપારીઓનું ચૂકવણી દુકાનના અંદર, તો એ લખો કે ભાઈ 3 લાખ રૂપિયા વેપારીઓના ચૂકવવાના છે, वो लिख दो। दूसरा कोई कर्जा है, करियाने की दुकान का है, सब्जी की दुकान का है, दूध वाले का है, जो लाइट बिल आ गया था भरने का बाकी है वो, जो फ़ोन बिल आ गया था भरने का बाकी है वो, बच्चों की फ़ीस जो बाकी है वो सब लिखो इसमें। नौकरों का पगार देने का बाकी है वो लिखो, जो कुछ देने का बाकी है वो सब लिखो। तो मौल साहब एम एक वस्तु एवी भी है कि अमे गाड़ी लोन पर लीधेली हती અને એના 3 વર્ષના હપ્તા બાકી છે, लोन पर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, वो मसला अभी बयान नहीं होगा। तो 3 વર્ષના हफ्ता बाकी है गाड़ी ना के घर ना के जे कई, तो एमां કેટલું माइनस करवानुं? सब हफ्ते माइनस नहीं होंगे, सिर्फ 1 साल के हफ्ते माइनस होंगे। 1 साल का हफ्ता मिलाकर आपने देखा कि 1.5 लाख होता है तो 1.5 लाख लिख दो माइनस में। ठीक है। ये सब जोड़ा आपने, इधर जोड़ा था पहली लाइन में तो कितना 20 लाख बनता था, ये सब जोड़ा के व्यापारीओનું દેવું, બીજું દેવું, કરિયાણાનું, દૂધનું, સ્કૂલની ફીસ, આ બધું થઈને અને ગાડીના હપ્તા બધું થઈને 6.5 લાખ રૂપિયા માઇનસ કરવાના નીકળ્યા। કેટલા? 6.5 હતા કેટલા? 20, કેટલા બચ્યા? 13.5, 13.5 બચ્યા ને, તો 13.5ની આપણે જકાત કાઢવાની છે। કેટલી જકાત जी? 25%, 2.5%। हाँ कितनी भाई, कितनी? खाली 2.5%, खाली 2.5%। 97% तो तमारा ज आटलू बधु माइनस करावता भी खाली 4 जातना मालनी जकात कीधी थी, एनाथी वधार नहीं। वेपारना मालमां बी केटली बधु भाई आनी गणवानुं, आनी गणवानुं, आनी गणवानुं, केटलुं बधुं माइनस करायुं अने एमां बी बधुं देवुं माइनस करायुं अने पछी बी आलवानी केटली? खाली 2.5%। बोलो कितना आसान है। और उसमें भी हम गड़बड़े करें तो जो वहीदों में अजाब बतलाया जा रहा है बराबर है कि नहीं है? तो खाली 2.5%, 13.5 लाख का 2.5% कितना होता है जी? पहले गणित किधर गए जी? 32,500, 13.5 लाख ना 2.5% કેટલા થાય? 33,750। કેટલા? 33,750 रुपया मारी जकात थी, मारे काढ़वानी। अभी बीवी का हिसाब बाकी है।
हर एक का अलग अलग हिसाब करने का। फिर दूसरे नंबर पर बीवी को पकड़ो कि उसमें सोना कितने का है, चांदी कितने की है, छुपा छुपा के जो कैश जमा की हुई है सब कितनी है। बीवी यहाँ पकड़ी जाती है। जो कुछ बचा बचा के रखती है ना, रमज़ान आता है ना, इनके शौहर इनको किसी तरीके से निकलवा लेते हैं कि भाई ज़कात तो हिसाब लगाओ और बोल केटला पैसा छुपाड़े अच्छे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि बीवी के माल की ज़कात बीवी निकालेगी कि शौहर निकालेगा? जी, ये सवाल होता है कि नहीं होता कि माल एनो छे, दागीना ए वापरा છે કે નથી वापरती, ज़कात मारे भरवानी? भाई कौन निकालेगा ज़कात? कायदा यही है कि बीवी के माल की ज़कात बीवी खुद निकालेगी। कौन निकालेगी? घर जाके बताना आज कि भाई मसला आज सुन के आए हैं, सबसे काम का मसला आज तो यही नज़र आया है कि बीवी के माल की ज़कात बीवी खुद निकालेगी। क्या मुँह निकाले पैसा लो। हम लोग एक गलती ये भी करते हैं कि बीवी को सिर्फ घर के खर्चे के पैसे देते हैं, उसको पर्सनल पॉकेट एक्सपेंस के, उसके जेब खर्च के पैसे नहीं देते। वो भी देने के हैं, हाँ, खाली घर की खर्ची नहीं देने की। घर की खर्ची अलग चीज़ है, पॉकेट एक्सपेंस अलग चीज़ है। पॉकेट एक्सपेंस हर महीने का या साल का, जैसा आपका सेटिंग हो वैसा देने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज का आपके साथ इसी बात का तो झगड़ा था। वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, 22वें पारे में इसकी डिटेल है। वो डिटेल बयान करने जाऊंगा तो फिर बाकी सब रह जाएगा। तो वो आप अपने यहाँ उलमाए किराम है, माशाल्लाह जय्यद उलमाए किराम है, इनके पास मिलकर बैठो। फ़ज़ाइल सदक़ात में भी कुछ कुछ इशारे हज़रत ने किए हैं इसके, तो वो क्या हकीकत है। तो मैं इतना बतलाता हूँ कि बीवी को पॉकेट एक्सपेंस के नाम से अलग खर्चा देना चाहिए। वो उसकी मालिकी का है, वो उसमें से जो कुछ करे बचा बचा के रखे, सदका खैरात करे, कि उसमें से चीज़ें लाकर किसी को गिफ्ट करे, कि कुछ भी करे, उसमें से ज़कात भी बहुत निकालेगी। और बीवी खुद ज़कात निकाले, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि ज़कात जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की है, इसकी हिकमतें और उसके फ़ायदों में एक चीज़ ये है कि माल की मोहब्बत निकले, अपने अंदर से माल की मोहब्बत निकलती है। और ये निकालने की चीज़ है। माल की मोहब्बत नहीं निकलेंगी तो बड़ा नुकसान करेगी है। तो माल की मोहब्बत निकालने के लिए तो ज़कात का हुक्म दिया था, लेकिन फिर भी ज़कात की अदायगी का तरीक़ा सही नहीं होता तो माल की मोहब्बत और बढ़ जाती है। ज़कात की अदायगी का तरीक़ा सही नहीं है। सेठ साहब बैठ जाए, जे भी चंदावाड़ा ना हुआ या टाइम लखेलो छे, जो और थी असर ना बच्चे ऑफिस पर सेठ साहब मर से। अब चंदा वाले बेचारे मौली साहब होते हैं, पढ़ाने वाले होते हैं, कुरान पढ़ाने वाले, किताबें पढ़ाने वाले, गर्मियों के रमज़ान में इधर उधर घूमते हैं। सुबह में गए कि बप्पोर पछियावा में, बप्पोर को गए कि सेठ साहब अजी उठी ना याद न थी। और जब भी गए तो सेठ साहब बैठे, गया वरस नहीं पावती लाओ। वो कभी होती में कितना कितना लेके घूमे। कभी आप 4-5 किलो का थैला लेके रमज़ान में बस स्टेशन से जुम्मा मस्जिद आना दोपहर में, तो पता चल जाएगा कि पिछले साल की पावती लाने की कि नहीं लाने की। गया वरस से मिलती नहीं है, हाँ फिर मिल गई, कामा 300 रुपया लखेला से 200 लखवाओ। सेठ साहब मदरसे में कर्जा है, खर्चा बढ़ गया है, कोविड के बाद ये 150 लखवाओ। अब बताओ ये माल की मोहब्बत कम हो रही है कि माल का नशा चढ़ रहा है। तो ज़कात की अदायगी का सिस्टम ही गलत है। ज़कात की अदायगी में आपको मोहताज बनकर मुस्तहिकीन को तलाश करने जाना है, उसको इज़्ज़त के साथ तकलीफ़ पहुँचाए बग़ैर, एहसान जताए बग़ैर उसको देना है, तब माल की मोहब्बत कम होगी।
बीवियों के दिल में जो कुछ सोने चांदी के जेवरात की मोहब्बत बैठी हुई है, ज़कात आप हिसाब कर कर के दे रहे हैं, तो बीवी के दिल में से मोहब्बत कहाँ से कम होगी? तो बीवी के हिस्से की ज़कात बीवी निकालेगी, लेकिन उसको निकालने के लिए आप पॉकेट एक्सपेंस का काम शुरू कर दो, बहुत फ़ायदे होंगे। आपकी जो है ना मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो हिसाब लगाने का तरीका मैं बतला रहा था। बीवी का हिसाब लगा रहे हैं कि सोना कितना है, चांदी कितनी है और कैश कितनी है, वो सब मिलाकर देख लो, और वो बड़े निसाब के ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको उसकी 2.5% 2.5% उसकी भी ज़कात निकालने की, उसको बता देने का तेरी ज़कात का हिसाब इतना होता है। और अब तो बीवियाँ भी पढ़ी लिखी है, वो खुद हिसाब कर सकती है, उनको भी इतने मसले तो आने चाहिए। ठीक है, तो हिसाब लगाने का तरीका हो गया। अब 2-3 मुख्तसर बातें बतला कर अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इज्तिमाई निज़ाम ज़कात की कुछ बात करूँगा। इससे पहले मैं शेयर्स की ज़कात का मसला बयान कर दूँ। शेयर जो होता है ना, स्टॉक मार्केट में शेयर बाज़ार में शेयर लिए हुए, उसकी ज़कात का मसला क्या है? बहुत आसान है कि जो कुछ आपने शेयर लिए हुए, शेयर 2 तरह से आदमी लेता है। एक तो ऐसा लेता है कि लाइन मुकी रखवाना चाहिए, ले वेच नहीं करवाना, मुकी रखवाना है, कैपिटल गेन है ना, कि लाइन मुकी ज रखवाना चाहिए, वत्ता ज रहશે, डिविडेंड आवत होए नहीं ना आवत होए कहीं नहीं, पण शेयर વધવો જોઈએ આપણો बस। किस नीयत से शेयर ख़रीदे हैं, उसकी ज़कात में इतनी आसानी है कि कंपनी का जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी और उसका फर्नीचर और उसकी गाड़ियाँ, ये सब माइनस करके जो कुछ कंपनी का बेचने का माल है, उस हिसाब से अपने शेयर की वैल्यू कितनी बनती है उतने की ज़कात निकालने की, बाकी सबकी ना निकालोगे तो चलेगा। और दूसरी किस्म के शेयर कौन से होते हैं कि जो लेवेज करने के लिए है, तो उसमें तो जो भी शेयर है उसकी आज की जो वैल्यू है उसकी ज़कात निकाल देने की। पहले नंबर वाले जो शेयर बोले उसमें आप इतना सब हिसाब लगाने देखने जाओगे तो वे कहाँ से हिसाब लगाएंगे? કંપનીનું શું કેટલું છે ને શું કેટલું નથી, વેબસાઇટ પર શોધવા જાઓ ને એન્યુઅલ રિપોર્ટ જોવાનો ને શું કરવું, तो कुछ नहीं, पूरे की दे दो, फ़ायदा है ना। ये सब माइनस करना सिर्फ जायज़ है। बेहतर तो ये है कि कैपिटल गेन के भी जितने शेयर है उसकी आज की जो वैल्यू हो सबकी ज़कात निकाल दो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, तो ये शेयर की ज़कात का मसला हो गया। अच्छा हाँ, अभी तो अदायगी तो बाकी है, अदायगी का चैप्टर कि ज़कात अदा कैसे करनी, किसको देने की, किसको नहीं देने की, कौन मुस्तहिक नहीं है, ये चीज़ बाकी है अभी। कुरान करीम में फरमाया इन्नमस सदक़ात लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाब वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाह व इब्निस सबील। 8 किस्म के लोग मुस्तहिक बतलाए हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ फ़ुक़रा और मिस्किन की बात मैं अभी करूँगा, और वही आज की मजलिस के लायक भी है। बाकी की 6 चीज़ें वो काफ़ी डिटेल वाली है, जिसके लिए आपको समझना हो तो टाइम और भेजा दोनों लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, अभी 2 चीज़ें, फ़ुक़रा और मसाकिन। मिस्किन किसको कहते हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको उसकी परेशानी ने मजबूर किया हुआ है कि ये अपनी परेशानी के लिए किसी के सामने अपने परेशानी का इजहार करता है कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ दे दो ताकि मैं खड़ा रह सकूं। वो नहीं जो मांगने के लिए आ जाते हैं, प्रोफेशनल फ़कीर, वो मिस्कीन नहीं है, और उनको देने से ज़कात भी अदा नहीं होती ज़्यादातर। ठीक है, वो के जो अपने दोस्त को, अपने किसी रिश्तेदार को, किसी हमदर्द को जाकर मजबूरी में पहुंच गया बेचारा कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरी ये हालत है, किसी भी तरीके से मेरी मदद करो, वो मिस्कीन है कि कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ है नहीं तो हिसाब क्या लगावे। और एक है फ़कीर। फ़कीर उसको कहते हैं, कुरान करीम में है ना, लिल फ़ुक़रा अल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, फिर ला यस्ततीऊना ज़रबन फ़िल अर्द यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़
तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलून अन्नास इल्हा, कि जो सवाल नहीं करते, फ़कीर किसको कहेंगे? जो सवाल नहीं करते। उनकी ज़ाहिरी हालत देखकर तो आपको लगेगा नहीं कि यह गरीब और ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ है। और लिलफ़ुक़राइल्लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ज़्यादातर वो जो दीन की खिदमत में लगे हुए हैं, उनकी हालत ऐसी है कि वो है हकीकत में ज़रूरतमंद, लेकिन सवाल नहीं करते, अपनी हालत छुपा के रखते हैं। सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ ज़कात के ये है, इन्नमस सदक़ात लिलफ़ुक़रा। समझे आप कि इनके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है का मतलब कि जो छोटा निसाब हमने बतलाया था ना, गणतरी की दूसरी पद्धति, उसमें यह था कि ज़रूरत से ज़्यादा का सामान भी गिन लेने का। ज़रूरत से ज़्यादा का सामान गिन के भी देखा तो 43,500 से प्लस नहीं होता है, ये फ़कीर है। कभी ऐसा है कि सामान तो ज़रूरत से ज़्यादा का है उसके पास, लेकिन कर्ज़ा है उस पर, कर्ज़ माइनस करने जाते हैं तो वो 43,500 के अंदर पहुंच जाता है, तो ये भी है फ़कीर। ठीक है, तो जो आदमी छोटे निसाब का यानी गणतरी की दूसरी पद्धति का भी मालिक नहीं है, उसमें एक बात आई थी कि वो जो छोटी पद्धति, जो छोटे निसाब का मालिक है, उसमें एक बात आई थी कि वो ज़कात नहीं ले सकता, और जो उसका भी मालिक नहीं है, नहीं उससे भी बिलो में है, तो वो ज़कात ले सकता है। भाई समझ में आया? ज़कात का मुस्तहिक़ कौन होगा? अब मुस्तहिक़ आपको तलाश करना पड़ेगा। रियल जो मुस्तहिक़ है, कुरान ये कहता है कि रियल मुस्तहिक़ मांगने नहीं आता है, आपको तलाश करना पड़ता है। और है ऐसे आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके मोहल्ले में ऐसे वाइट कॉलर ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ मौजूद है कि जो हकीकत में ज़रूरतमंद है, लेकिन सवाल नहीं करते। इनकी खुददारी किसी के सामने ज़बान नहीं खोलने देती। तलाश करो, मिल जाएंगे। हमारे यहाँ दावत व तबलीग का जो माशाअल्लाह मज़बूत निज़ाम है, घर घर की मुलाकातों का और औरतों की तालीम का भी, औरतों के हलके का भी, इसका एक फ़ायदा ये भी हो सकता है कि किसके घर की क्या हालत है, ये आपको इस तरीके से भी पता चल सकती है। अगर उस निगाह से देखें तो ये भी घर घर की मुलाकात का एक हिस्सा है। आपको पता होना चाहिए कि आपके मोहल्ले में, आपकी मस्जिदवार जमात में कौन सही मुस्तहिक़ है, चाहे वो सवाल नहीं करता है। हमारे यहाँ दावत व तबलीग में सर्वे का इतना मजबूत सिस्टम है। अभी 2 मशवरे पहले एक मशवरा डाबेल में था, गुजरात के जो 2 माह का मशवरा होता है ना, डाबेल में, उसमें मेरा तय हुआ था, मैं गया था। तो डाबेल में वो मौलाना गिनवा रहे थे कारगुजारी के तौर पर कि हमारा आणंद जिल्लाना अंदर टोटल रिक्शावाड़ा 8,100 ने 8 रिक्शावाड़ा कितना, इसमें मुस्लिम कितने, इसमें मानूस कितने, वक्फ लगाए हुए कितने, रेलवे वाले कितने, टीचर्स कितने, डॉक्टर्स कितने, कितना मजबूत सर्वे का सिस्टम है। वो अगर मुस्तहिक़ीन का सर्वे नहीं कर सकते तो ये तो न तलाश करने वाली बात है। वरना तलाश करना चाहे तो इतना ज़बरदस्त नेटवर्क दुनिया भर का कि हर मस्जिद में चला हुआ है, इस नेटवर्क से ये काम भी हो सकता है। खैर, तो ज़कात के मुस्तहिक़ वो गरीब फ़कीर लोग हैं कि जो छोटे निसाब से भी बिलो है या ज़्यादा है, लेकिन कर्ज़ा है, कर्ज़ माइनस करने के बाद वो छोटे निसाब से भी नीचे हो जाते हैं, तो वो लोग मुस्तहिक़ है। अच्छा, ज़कात की अदायगी में 2-3 ज़रूरी बातें बतला देता हूँ मैं। ज़कात की अदायगी के लिए कुरान करीम ने बतलाया कि एहसान जताना और तकलीफ़ पहुँचाना ना हो। ज़कात की अदायगी इस तरीके से होनी चाहिए कि जिस मुस्तहिक़ को हम ज़कात दे रहे हैं उसको तकलीफ़ पहुँचाना ना हो। तकलीफ़ कैसे पहुँचाई जाती है बताओ? तकलीफ़ पहुँचाने का एक तरीका ये है कि अब लो भाई, हमारे यहाँ ज़कात निकली थी, तुम्हें ज़रूरतमंद सो तो लो, आज ज़कात ले लो। उसकी जगह अपने को रखो और अपनी जगह उसको रख लो, और सोचो कि कोई आपको आकर ऐसा कहेगा तो आपके दिल को तकलीफ़ होगी कि नहीं होगी।
इसको कहने की क्या ज़रूरत है कि हम तुझे ज़कात दे रहे हैं भाई। ज़कात की अदायगी में ये कहना ज़रूरी नहीं है कि ये ज़कात है, मुस्तहिक होना ज़रूरी है। आपने अपनी तहकीक से पता चला लिया कि ये मुस्तहिक है, अब उसको ज़कात की रकम आप हदिये के नाम से दो, तोहफ़े के नाम से दो, ईदी के नाम से दो, कि कोई और नाम से दो, इसके इज़्ज़त और उसका सम्मान बाकी रहना चाहिए। ठीक है। दूसरे नंबर की चीज़, तकलीफ़ पहुंचाने का दूसरा तरीका कि आप उसको ज़कात दे रहे, उसके फ़ोटो निकाल रहे हैं। मैं हमारी संस्था में तो फोटो पाड़ी रेकॉर्ड में बताओ जरूरी है। लानत हो ऐसी संस्था पर कि जो मुस्तहिकीन के फ़ोटो निकाल कर लोगों को दिखा रहे हैं। कुरान करीम कहता है ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा, कि तकलीफ़ पहुंचाकर अपनी ज़कातों को बर्बाद क्यों करते हो, यानी तकलीफ़ पहुंचाने से ज़कात बर्बाद हो जाती है। अब फ़ोटो खिंचाने से तकलीफ़ नहीं होती, वो आदमी मजबूरी में कहता नहीं है, लेकिन तकलीफ़ ज़रूर होती है उसको। तो ऐसी संस्था की जिसमें फ़ोटो के रिकॉर्ड रखने पड़े, कोई ज़रूरत नहीं ऐसी संस्था की। ज़कात का आप निज़ाम कर रहे हैं तो शरीयत के मुताबिक करें ना, अपनी मर्ज़ी का ज़कात का निज़ाम का क्या मतलब। तीसरी बात अदायगी में जो और ज़्यादा ज़रूरी है वो है ज़कात की अदायगी। जिसको ज़कात की रकम दी जाएगी उसको मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? मालिक बनाकर। आपने सिर्फ वापरने के लिए, इस्तेमाल के लिए ज़कात की रकम दी तो ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे मिसाल के तौर पर कि किसी संस्था ने ज़कात के 20-25 लाख रुपये जमा कर दिए, अब उसमें से वगर व्याजनी लोन आपी रहा है कि 2 लाख रुपया लई जाओ, थोड़ा थोड़ा કરીને तमारू काम पूરું થઈ જાય, पाछा आपी देजो, हमें बीजा कोकना आपशू। ज़कात अदा होगी? नहीं होगी ज़कात अदा। मालिक बनाकर देना ज़रूरी है कि आ तमे मालिक થઈ ગયા, તમારે જે કરવું એ કરો, પાછું નથી લેવાનું। ज़कात की रकम से रिक्शा ख़रीद के दे रहा है, ज़कात की रकम से मकान बना कर दे रहा है, ज़कात की रकम से कोई और चीज़ दे रहे हैं तो मालिक बना कर देना ज़रूरी है। आपने रिक्शा ला कर दे दिया कि 4 સુધી આ रिक्शा તમે ચલાવો, રોજના 50-50 જમા કરાવી જજો અને તમારું કામ પૂરું થઈ જાય એટલે પાછી આપી જજો, અમે બીજા કોકને આપશું। देने वालों की किसी की ज़कात अदा नहीं होगी और उसके गुनहगार या संस्था वाले होंगे। मकान बना कर दिया है ज़कात की रकम से तो दस्तावेज कराकर मालिकी के तमाम हुकूक उसको दे देने हैं। मोल साहब हूँ करिए तो वेची मारी तो हमें योन दस्तावेज करें आपी दीए से तो ये तो वेचीन पाछा जेवा तो एवा थी जाए तो क्या हराज है भाई। बेट डालेगा तो क्या हराज है। ज़कात इनका हक है, इनको अल्लाह ने मुस्तहिक बनाया है तो उनका हक है, उनका हक उनको दे दो। ये किसका पैसा है? ज़कात का पैसा किसका है जी? किसका है? डोनरों का है? डोनरों का तो है नहीं, उनको ज़कात के नाम से निकाल दिया है। संस्था वालों का है? इनका तो है नहीं, तो किसका है? मुस्तहिक इनका है, उनको दे दिया। अब उसके बाद वो कुछ भी करे, उनके मालिक हो गए। वो मालिक नहीं बनेंगे तब तक ज़कात अदा नहीं होगी। तो मालिक बनाकर देना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि ज़कात जिसको दी जाएगी उसके पास से कोई वड़तर नहीं लिया जाएगा। क्या? तुमने काम पे बंदे को रखा हुआ है और उसको काम के बदले में तुम ज़कात दे रहे हो, तो ज़कात के बदले में इस वड़तर में क्या लिया? उसके पास से काम लिया, तो ज़कात अदा नहीं होगी। जैसे काम वालियाँ घर पे रखते हैं ना, पता नहीं आपके यहाँ ये सिस्टम है कि नहीं, हमारे यहाँ तो है कि काम वाली रखते हैं। तो काम वाली रखने का तरीका औरतों का, आमतौर से औरतें रखती है ना काम वाली, मर्दों को तो पता नहीं होता घर में काम वाली आती है कि नहीं आती, कितनी आती है ना क्या है, औरतों को पता होता है सब। औरतें काम वाली के साथ डील कैसे करती है कि भाई कितना पैसा ले सो बोलो, वो कहती है एक काम के 700 रुपये, वासण धोवड़ावा हो तो 700 रुपया, कपड़ा धोवड़ावा हो तो 700 रुपया, पोतू करा हुआ है तो 700 रुपया। ये बोलते हैं कि ना 700 तो नहीं आलू, 400 रुपया चालू।
काम वाली भी होशियार होती है, वो क्या कहती है, पहला एम को रमजान में जक़ात કેટલી આલશો, જકાત 10,000 રૂપિયા આપશું, 2 જોડી કપડાં આલશું, બોલ કામના 400 રૂપિયા, कहते हाँ चालसे, कामना 400 रुपया चालसे, 300 रुपया माइनस करवा लिए, किसके बदले में, तब 300 रुपये की ज़कात अदा होगी, हर महीने के 300 ज़कात अदा होगी। आपको तो पता नहीं है, आप खुश हो गए, बीवी ने कहा हमारी कौम वाले ने 10,000 रुपया ज़कात ना हलवा पड़ से, आपने दे दिया, आपको तो पता नहीं है 12 तारीख 3600 रुपये थे, इसमें से ज़कात के अदा नहीं हुए, तो वर्तर के बदले में ज़कात नहीं होगी, जिसको भी दी जाएगी उसके पास से कोई वर्तर नहीं लिया जाएगा। ठीक है कि भाई जकातनी रकम थी, हमें फेडरेशन में थी कि गमे ત્યાંથી જકાતની રકમ લાવશું અને મકાન બનાવીને તમને આપશું, દસ્તાવેજ બી કરી આલશું, પણ તમારા 50,000 रुपया हमारी संस्था में लखावाना, ये क्या हो गया, वर्तर हो गया। वो खुशी से लिखा है तो अलग बात है, 50,000 रुपया आपसो तो दस्तावेज करिए आलसो, गलत है। तो ज़कात की अदायगी में कि वर्तर नहीं लेना है उसके पास। ठीक है, अब संस्था वाले ऐसा कहते हैं कि यार हमें मेहनत करें, ज़कात बेगी करिए, नाल दिए सते लोग तो वापरी जाए से, तो क्यों करते हो भाई? तुमको किसने कहा कि भाई ज़कात इस तरीके से जमा कर करके दो? आपको काम करना है ज़कात का तो शरीयत के एतबार से आप करो, और शरीयत का बनाया हुआ ज़कात का सिस्टम इतना परफेक्ट है कि वो अगर सही तौर पर लागू हो जाए तो फिर चंद सालों में सारी गरीबी ख़त्म हो सकती है, चंद सालों में। अच्छा, एक बात ज़कात की अदायगी में कि ज़कात के मुस्तहिक कौन, तो मैंने बतला दिया फ़कीर, कि जो 43,500 वाली जो लिमिट बतलाई थी उससे बिलो है तो वो ज़कात का मुस्तहिक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इससे बिलो है तब भी ज़कात इनको नहीं दी जा सकती। कौन है? एक है सैयद। कौन? सैयद, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले, कि ये मुस्तहिक है तब भी इनको ज़कात की रकम नहीं देने की। क्यों भाई ऐसा? कि भाई ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वाले हैं, इनका एहतराम ये है कि ज़कात का मेल वाला माल इनको नहीं दे सकते। ये अगर ज़रूरतमंद है तो अपने लिल्लाह रकम से दूसरे किसी सोर्स से इसकी मदद करो, लेकिन ज़कात की रकम से नहीं, ज़कात की रकम से नहीं। यानी उम्मत को ये बतलाया था कि उम्मत अपने नबी के ख़ानदान का इस तरीके से एहतराम करे, लेकिन बहुत शर्म की बात है ये कि सैयद आदमी मसला पूछवाए कि तुम ज़कात नहीं ले सकते, ज़रूरतमंद है कोई पूछता भी नहीं है लिल्लाह रकम से, तो बेचारा दोनों तरफ से पीसता है, उस वक्त उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंचती है, और ये ठेस पूरी उम्मत को कल क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के सामने मुजरिम खड़ा कर देगी कि मेरे ख़ानदान का तुम इतना भी एहतराम नहीं कर सके। तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाही, आगे व इतरती, एक हदीस में इतरती है कि 2 चीज़ें छोड़कर जाता हूँ मैं तुम्हारे लिए, इसको तुम मजबूती के साथ पकड़ के रखोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है, दूसरा मेरा ख़ानदान है। लेकिन ख़ानदान की कदर ही नहीं की। आप कहोगे कि इसमें सच ने झूठ दोनों होते हैं। तहकीक आपके पास है, तहकीक के सोर्स आजमाओ, और जो सही सैयद है उसका ऐसा एहतराम करो कि कल क़यामत के दिन यही आपकी नजात के लिए और शफाअत के लिए ज़रिया बन जाए। खैर, तो सैयद को ज़कात नहीं दे सकते। दूसरे नंबर पर अपने उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते। किसको? जी कि मुल्ज़म खबर ना पड़ी तो मैं हूँ बोलिया किताबों में तो यही लिखा हुआ, अपने उसूल और फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते। उसूल का मतलब है अपने ऊपर की जो पीढ़ी बनती है, अपने अब्बा अम्मी, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी,
पर नाना पर नानी ऊपर तक जितना जाता है ना वंश वेला, इसमें कोई मुस्तहिक है तो इसको ज़कात की रकम नहीं दे सकते। तो क्या करने का, दूसरी रकमों से मदद करो इनकी। अपने नीचे बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, पड़ पोता पड़ पोती, आगे जहाँ तक पहुँचे, आपको 200 साल की उम्र मिले और 200 साल तक नीचे आपका वेला चला जाए, तो इसमें अगर कोई मुस्तहिक है, आपकी ज़कात की रकम उनको नहीं दी जा सकती। बाप की ज़कात की रकम बेटों को नहीं जा सकती, बेटों की ज़कात की रकम बाप दादा को नहीं जा सकती। इसी तरीके से मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे को ज़कात की रकम नहीं दे सकते। जैसे वो एग्ज़ाम्पल हमने दिया था कि भाई 3 लाख का माल था, 3.5 लाख का कर्ज़ा था, तो उस पर तो ज़कात भी नहीं थी, और 50,000 का देवेदार है तो वो तो मुस्तहिक है, और बीवी की 2 लाख की ज़कात कितनी गिनी थी, 5,000 रुपये, तो बीवी अपने शौहर को दे देवे। शौहर को ज़कात नहीं दी जा सकती और शौहर अपनी बीवी को नहीं दे सकता। वो तो ऐसा हो जाएगा ना, एक जेब में से निकाल के दूसरे जेब में डाल दिया आपने। हाँ, भाई बहन आपस में एक दूसरे को मुस्तहिक है तो ज़कात की रकम दे सकते। भाई की ज़कात की रकम है, बहन मुस्तहिक है तो उसको दी जा सकती है नहीं, उसी को देना है, उसका सवाब डबल है। ज़कात की अदायगी का भी सवाब और रिश्तेदारी निभाने का भी सवाब। इसी तरीके से बहन की ज़कात निकल रही है, भाई मुस्तहिक है, उसको दी जा सकती है। दूसरे रिश्तेदार, खाला फूफी, मासा मासी, चचा चाची, इन सब में कोई मुस्तहिक है तो उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है, बल्कि उनको देना है, पहला हक इनका है। शरीयत ने ये निज़ाम भी बनाया है कि आप अपने मुस्तहिक के, अपने रिश्तेदारों में, अपने मुताल्लिकीन में, अपने अड़ोस पड़ोस में मुस्तहिक तलाश करो, उनको पहले ज़कात दो। इनको तो आप देखते नहीं है ना, बहुत दूर दूर तक ज़कात देने जाते हैं। कोई बंगालના અંદર ત્યાં જરૂરત છે અને આસામમાં જરૂરત છે, बाकी ज़रूरत ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन पहले अपने मुस्तहिकीन। हाँ, एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको बाहर के लोगों को प्रायोरिटी देने पर आपको उकसा रही है कि बाहर के लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो क्या है, इल्म दीन। मदारिस का जो चंदा आता है ना, उसमें ज़कात देने का भी डबल सवाब है, एक ज़कात की अदायगी का सवाब और दूसरा इल्म दीन की इशाअत का सवाब। इल्म दीन फैल रहा है, जिसकी वजह से जहालत ख़त्म हो रही है, जिसकी वजह से उम्मत तरक्की कर रही है, तो ये प्रायोरिटी की वजह है कि आप अपने मुस्तहिकीन को भी कुछ देख ले और कुछ इनको भी दे दे। ठीक है। ये था ज़कात की अदायगी की कुछ चीज़ें जो इस वक्त मेरे जहन में आई थी। अब आखिरी बात मैं पूरी कर दूंगा, उसके बाद किसी का कोई सवाल हो तो बतला देना, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि 2.25 घंटे होने आए हैं, लेकिन एक भी सर झुके मारता हुआ मुझे नज़र नहीं आया है। बड़े शुक्रिया के साथ ये बात मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि बोलने से ज़्यादा सुनना मुश्किल है, बोलने से ज़्यादा सुनना मुश्किल है कि बोलना मुश्किल है, बता दो जी। अभी रमज़ान में पता चल जाएगा। मौलवी साहब तो सुनाते हैं लेकिन पीछे सब बैठ जाते हैं, वो काठू पड़े से यार, बैठ जाता है ना। तो बताओ, सुनना मुश्किल है कि बोलना मुश्किल है। हाफिज़ साहब को तो तुम बोलो ना, रमज़ान में सब हाफिज़ साहब इतने एनर्जेटिक होते हैं, इफ्तारी करके खजूर खा खा के शरबत पी पी के इतने एनर्जी आ जाती है, वो खाना नहीं खाते हैं कि जब तक तरावी पूरी नहीं होगी तब तक खाना नहीं खाएंगे। उस टाइम पे तुम 2 पारे भी पढ़वा दो तो भी पढ़ देंगे। पीछे सुनने वाले होने चाहिए। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ये ऐसे हाफिज़ पकड़ के लाते थे 2-3 कि ये इनको हाफिज़ बदलता रहे, 3-4 बार एक साथ सुनते थे पीछे खड़े खड़े। शौक़ था ऐसा। हमारे यहाँ शौक़ नहीं है, 1.25 पारे की तरावी में भी सब बैठ जाते हैं। तो ये तो खुद ऐसा कह रहे कि अल्लाह पाक आ कुरान नहीं अमन जरूर न थी, तमें खोटू कुरान शरीफ उतारी उसे, यही कह रहा है ना अपने अमल से। तो क्या कहाँ सांभळવાનું करवा।
ठीक है, अपने बैठे बैठे देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, बातें करते हैं, इधर उधर देखते हैं, जैसे अल्लाह अकबर होगा वैसे अपने ज्वाइन हो जाएंगे। बाहर कोई पूछे, घर पूछे कि तरावी पढ़ी ना, पढ़ के आया कि फाड़ के आया है जी। खैर, तो मैं आपको बतला रहा था कि भाई आप लोग माशाल्लाह 1.25 घंटे से सुन रहे हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ दारुल इफ्ता वल एहसान की टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने मौका दिया मुझे, मेरे ऊपर जो ज़िम्मेदारी थी शरीयत के अहकाम समझाने की, मुझे मौका दिया, आप लोगों को दावत पहुँचा कर आपको यहाँ जमा किया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है कि सुबह से वो सब लोग थके हुए हैं, लेकिन वो सब भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छे से सुन रहे हैं, यानी इसका मतलब आपके अंदर शौक़ भी है, सीखने का जज्बा भी है। अल्लाह ताला इस जज्बे को और ज़्यादा बढ़ाए, अल्लाह ताला हर किस्म की तरक्कियों से आप तमाम हज़रात को मालामाल फरमाएँ। ज़कात के अंदर आखिरी बात जिसको हम कह सकते हैं ना, क्लोजिंग स्पीच अब मैं देकर फिर सवाल जवाब की मजलिस शुरू करेंगे। ज़कात के इज्तिमाई निज़ाम की बात करें तो ज़कात में असल इज्तिमाई निज़ाम है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ज़कात का हुक्म अल्लाह ताला ने नाजिल किया तो हुज़ूर ने जो ज़कात का इम्प्लीमेंटेशन किया उम्मत के अंदर, वो इसी तरीके से किया था कि हुज़ूर अमीर थे और आपने ज़कात की वसूलियाबी के लिए बंदे रखे थे कि जाओ हर एक के घर जाओ, चेक करो किसके पास क्या क्या माल है और तुम चेक करके बताओ कि तुम्हारे ऊपर इतनी ज़कात फ़र्ज़ होती है, इतनी ज़कात दे दो, सारी ज़कात हुज़ूर के पास जमा होगी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से बताए हुए निज़ाम के मुताबिक इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन, ये 8 जो ज़कात के हक़दार बतलाए इसमें ख़र्च करेंगे प्रायोरिटी के एतबार से। ज़कात का ये सिस्टम था। इसलिए पुरानी किताबों में, पुराने ज़माने के मसाइल में आप देखो तो ये मसला साफ़ तौर पर लिखा हुआ है कि जो आदमी अपनी ज़कात खुद निकाल कर खुद दे दे उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। क्या होगा? ज़कात अदा नहीं होगी। एक निज़ाम है इज्तिमाई, उसको ज़कात देना है और उसी के ज़रिए से सर्वे का सिस्टम भी होगा, उसी के ज़रिए से मुस्तहिक़ीन की तलाश होगी, उसी के ज़रिए से ज़कात का पूरा सिस्टम चलेगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो मुआशरा जहाँ पर लोगों को खाना नहीं मिलता था, किसी के पास कपड़े तक नहीं थे, धीरे धीरे तरक्की करता चला गया और चंद सालों में एक दिन वो भी आया कि एक आदमी अपनी ज़कात लेकर निकल रहा है, इस्लामी हुकूमत का बंदा निकल रहा है कि कोई मुस्तहिक़ मिल जाए, लेकिन मुस्तहिक़ ही नहीं है कोई। तो इज्तिमाई निज़ाम असल है ज़कात का, इज्तिमाई निज़ाम। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो किताबें हैं पिछले 100-150 साल की, इसमें उलमाए किराम के मसाइल देखते हैं तो उलमाए किराम को पूछा जाता है कि भैया हमें लोग को ज़कात ने एक सिस्टम बनाओ मांगिए से ना बधानी ज़कात बेगी करें, एक तरतीब थी चलाओ मांगिए से, तो कुछ उलमा ने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब करवाने कोई ज़रूर नहीं थी। कुछ उलमा ने कहा कि तुम कर सकते हो लेकिन तरतीब सही होनी चाहिए। तरतीब की बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ज़कात में इस्लाम ये नहीं चाहता कि आप खाली निकाल दो, अदा करो। अदा करने का फ़ायदा है और अदायगी के लिए मुस्तहिक़ीन की तलाश ज़रूरी है। अच्छा, एक सवाल मुझे अभी जहन में आ गया है, मेरे ख्याल से कुछ लोग करेंगे, लेकिन ना करें तो मैं सवाल कर देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ कि मौल साहब जे ज़कात हमारी थी हमें हिसाब लगायो, ये ज़कात एक वर्ष में पूरी करी देवी ज़रूरी है कि वर्ष पूरू था ज़कात बची हो तो अपन चाले? ऐसा सवाल है कि नहीं है जी? तो उसका जवाब ये है कि वर्षना अंदर पूरी करी देवी ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है मुस्तहिक़ शोधीने सही मुस्तहिक़ ने अदा करवी અને એમાં બી જેટલું બની શકે એટલું જલ્દી કરવી। ज़कात में खामखा की ताख़ीर करना कि ज़कात ने रकम भेगी કરીને મૂકી રાખી છે या हिसाब लगाઈને મૂકી રાખ્યો છે, भाई कोई सारा मुस्तहिक़ देखाता नहीं, जारा देखाશે तारे आपशू, ये देरी बहुत ख़तरनाक है। तुझे मुस्तहिक़ तलाश नहीं आ रहा है, इससे पहले पहले मलकुल मौत तुझे तलाश कर लेंगे।
और मलकुल मौत ने तलाश कर लिया तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई जवाब बाकी नहीं रहेगा कि शू करूँ अल्लाह पाक मन तो कोई मरियो ना तू, ये जवाब मानी चलने का है। तो जल्दी में जल्दी लेकिन मुस्तहिक तलाश करके, ऐसा नहीं कि भाई हिसाब करें मौके दे दो जे आयु है ना आप ही दे दी, मुस्तहिक तो है ना तो है आप ही दे दी, ये नहीं है, मुस्तहिक तलाश करके देना है। अच्छा, तो इज्तिमाई निज़ाम ज़कात का उलमा ने कहा है कि अगर आप निज़ाम बनाना चाहते हैं तो शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक निज़ाम होना चाहिए। एक तो जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, इस दौर में अमानतदारी ख़त्म होती जा रही है, ख़यानतें बढ़ती जा रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्था के ज़िम्मेदार, ज़कात जमा करने वाले ऐसे लोग होते हैं कि जो ज़कात की रकम जमा करते हैं और उसको मुस्तहिकीन पर ख़र्च नहीं करते, इधर उधर दूसरे कामों में लगा देते। अच्छा, यहाँ पर एक और मसला याद आ गया कि ज़कात की रकम से, जैसे वो बतलाया था कि मालिक बनाना ज़रूरी है ना, तो अब ज़कात की रकम से तुम बिल्डिंग बना दो, मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, परब बना दो, कुआं बना दो, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। कि किसको मालिक बनाया है? मालिक किसको बनाया? नहीं बना, तो ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की रकम से किताबें छपवा कर तकसीम कर दो, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात किसी को मालिक बनाना ज़रूरी है जो सामने वाला मुस्तहिक हो। तो कभी ख़यानतदार होते हैं ऐसे लोग जो ज़कात की रकम जमा तो करते हैं लेकिन इधर उधर लगा देते हैं, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक नहीं लगाते। कभी ऐसा होता है कि पोताना सगा साचवी लेवाना, तो उसमें ज़कात दे देते। अब अपना सगा प्रायोरिटी रखता है कि नहीं रखता वो भी नहीं देखा जाता। तो इसलिए ये ज़माना अमानतदारी कम ख़यानत वाला है। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कितनी ज़कात आ रही है, कितनी खर्च हो रही है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ, अमानतदारी के साथ, टीम में माहिर उलमाए किराम को शामिल करने के साथ, सर्वे का अच्छा सिस्टम होने के साथ, अदायगी में शरीयत ने जो ज़रूरी चीज़ें बतलाई है कि तकलीफ़ न पहुंचाना, एहसान न जताना और सही नीयत रखना, इन सब के साथ अगर कोई कर सकता है तो ये करने का बहुत अच्छा काम है। हमारे यहाँ पिछले 5-6 साल से कुछ लोग हर साल ये कहते हैं कि मुल साहब तमें को सिस्टम बनाओ ने ज़कात नहीं, हमारी ज़कात ने रकम वधी वेड़फाई जाए છે। જે બી આવા અમારા તો ઓફિસ પર આવા ને એવું મોં લઈને આવો તો અમારે આપી દેવી પડે છે। કોકને 200 ને કોકને 500 ને કોકને 1000 કોકને 2000 એમ કરીને 5 લાખ જકાત નીકળે છે, પણ એનું કોઈ પરિણામ દેખાતું નથી એમ। तो તમે કોઈક સિસ્ટમ બનાવો, અમે અમારી 5 લાખ જકાત તમને આપી દેશું, અમારા બીજા દોસ્તો, અમારા રિલેટિવ્સ બધા તમને જકાત આપશું, તમારી રીતે જે તમને સમજમાં આવે। પણ એવું કે એવા લોકો જે માંગી રહેલા છે એને એવો ઊભો કરો કે બીજી વખત માંગે નહીં એમ, એવી સિસ્ટમ બનાવો તમે। 3 साल से लगातार कहते रहते थे આપણું काम નથી आ બધું। बार बार इनके कहने पर हमारे हजरत है रतनपुर में, इनके साथ हमने मशवरा किया और बहुत इस पर ले दे भी हुई, काफ़ी चीज़ें देखी, सिस्टम बनाया। आखिर में जाकर एक सिस्टम इस तरीके का बनाया द ज़कात फाउंडेशन के नाम से। इसमें पहली शर्त ये लगाई कि द ज़कात फाउंडेशन नाम का हमारा जो इदारा है वो ज़कात वसूल करने के लिए नहीं जाएगा किसी के पास कि भाई हमारा इदारा में ज़कात लिखाओ, ऐसा नहीं करेगा। जो चाहता है कि मुझे अपनी ज़कात सही जगह लगानी है वो ज़कात देवे तो हम सिस्टम बनाएंगे, कोई नहीं देता तो नहीं बनेंगे सिस्टम, बाकी चंदे के लिए कोई नहीं जाएगा। अच्छा, उसमें भी मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये थी, जो अभी शुरू में हज़रत ने मना किया तो नहीं किया, लेकिन मेरी राय तो ये थी कि जो ज़कात दे रहा है उसके पास से हम सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लेंगे। भाई ₹1,00,000 તમારી જકાત આપવી છે तो 3,000 બીજા एक्स्ट्रा આપો, અમારા જે સર્વિસનો ચાર્જ થશે તમારી જકાત સહી ठिकाने लगावा માટે જે સિસ્ટમ બનાવવી પડશે, 3,000 एक्स्ट्रा આપો બીજા। हज़रत ने कहा कि ये बहुत हो जाएगा, अभी रहने दो, तो वो रहने दिया। अभी
लेकिन ये बात पक्की है कि ज़कात के कलेक्शन के लिए कोई नहीं जाएगा, जो ज़कात देगा उसका सिस्टम हम बनाएंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम अगर यहाँ पर भी आप लोग बनाए कि भाई एक संस्था बने, कि एक टीम बने और उसको, अच्छा एक सिस्टम हमने इसमें ये बनाई है जो ख़ास तौर से मुझे कह देनी है, उसके बाद अपनी बात ख़त्म करूँगा कि भाई हम जब ज़कात का सिस्टम बनाने का सोचते हैं तो एक बात ये आती है कि भाई हमारा सगामा ज़कात આપવાની જે શરીયતે વાત કરેલી છે એનું શું પછી મદ્રેસાઓના સફીર આવે છે, સંસ્થાઓમાં આપવી પડે છે, એનું શું પછી? तो इसलिए हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि आपकी जितनी ज़कात निकलती है आप इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें। पहला हिस्सा आपका जो 1/3 33% है, आपके अपने मुताल्लिक़ीन में, आपके रिश्तेदारों में, आपके हाथ नीचे जो कोई मुस्तहिक़ नज़र आए तलाश करके इज़्ज़त के साथ उसको पहुँचाए। दूसरा 33% हिस्सा आप इदारों के लिए, संस्थाओं के लिए, इसके लिए रखें। और तीसरा जो हिस्सा है वो ज़कात फाउंडेशन को आप चाहते हैं तो पहुँचाएँ। तो अगर ऐसा आप लोग भी सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन फिर से कहूँगा कि शरीयत की रोशनी में शरीयत के तमाम ज़कात के जो कानून है इसको आप अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ अगर आप बना लें ऐसा कि अपने ज़कात का 30%, 20%, 10% जो भी आप बनाएं उसको दें और उसके ज़रिए से, इस ज़कात के ज़रिए से आपके यहाँ के लोकल जो तकाज़े हैं, बहुत सारे लोगों के रोज़गार के, मकान के, ऐसे वाइट कॉलर मुस्तहिक लोग जो दीन की खिदमत भी कर रहे हैं लेकिन सवाल नहीं कर रहे हैं, खुददारी के साथ जी रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग कि जो हकीकत में मुस्तहिक है लेकिन एक हरकत भी ऐसी नहीं करते कि सामने वाले को मुस्तहिक होने का पता चले, ऐसे लोगों के डेवलपमेंट के काम हो कि इनके मकान का, इनके रोज़गार का, इनका कोई बड़ा काम हो, ऐसा अगर करते हैं तो इंशाअल्लाह इसके ज़रिए से एक बहुत बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। हमने अपने इस छोटे से इदारे में जो 2 साल से शुरू किया है और जो लोग सामने से ज़कात देते हैं, अच्छा इसमें हम एक बात और भी करते हैं कि जो ज़कात देने वाला है इसको साफ कहते हैं कि ज़कात देनी हो तो दे दो, तुम खुद से दे रहे हो, हम लेने नहीं आए, साथ में सलाह मत दियो। सलाह देते हैं ना, ज़कात 1 लाख रुपये दी है ना, सलाह 5 लाख की दे के जाता है, तो सलाह बिल्कुल मत दियो। 1 लाख ज़कात देता है ना, जितने भी कस्टमर उसके पास आते हैं ज़कात के, जाओ मुफ्ती साहब जोड़े जता रहा हूँ, कही दो जो तुम्हारू काम थी जैसे। ग्राहक 10 लाख के बेचता है और ज़कात 1 लाख भी नहीं देता है, तो साहब बोलते हैं कि तुम्हारी सिफारिश, तुम्हारा भेजा हुआ बंदा हम नहीं देखेंगे, तहकीक का सिस्टम हमारा होगा, हमारे सिस्टम में, हमारे मशवरे में आएगा, हम उसका काम करेंगे। तो ऐसा कोई सिस्टम आप बनाओ तो एक फ़ायदे की बात है। लेकिन फिर से कहूँगा कि सलाह मशवरे के बाद उलमा किराम को टीम में रखकर और शरीयत के तमाम कानून का पासो लिहाज कर सकते हो तो, वरना अगर आपको ऐसा है कि भाई हमें बताना कामगिरी बताओ, मटा फोटा पड़ रही है, वीडियो बनाई है, तो रहने दियो, मत करियो भाई, ठीक है। तो ये ज़कात का एक इज्तिमाई निज़ाम की बात, वरना इस पर बहुत लंबी बात है, इसके फ़वाइद बरकतें मैं बताने जाऊँगा। तो इतना सा खाली समझ लो कि ज़कात का इज्तिमाई निज़ाम धीरे धीरे करके उम्मत में काबू में आ गया, तो यहाँ पर पावर जो है ना, पावर हमारे हाथ में आ सकता है, पूरा पावर हमारे हाथ में आ सकता है, इतने में समझ जाना, ठीक है। तो अब किसी का कोई सवाल हो ज़कात के हवाले से तो आप बतला सकते हैं, लेकिन सिर्फ ज़कात का सवाल हो, उसके अलावा